क्वेश्चन 1 ये देखते हैं। अब बॉन्ड इज इशूड, यही वाला मैम? हाँ सर। ठीक है, म्यूट रखिए। अ बॉन्ड इज इशूड एट अ फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड अ कूपन, कूपन मतलब इंटरेस्ट ऑफ, एक 100 रुपए का बॉन्ड है और 10% उस पर इंटरेस्ट है। द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट हैव इंक्रीज सब्सिक्वेंटली, बाद में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए। तो बताओ बॉन्ड के रेट कम होंगे कि ज्यादा? जी मैम, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो बॉन्ड के रेट कम होते हैं कि ज्यादा? कम होगा सर। सर समझ में नहीं। तो मैम मैंने बताया था, आप नहीं थे क्या उस क्लास में? हाँ इंटरेस्ट और फर्स्ट यील्ड अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड का रेट कमेगा और घटेगा तो बॉन्ड का रेट बढ़ेगा। जी मैम, आप बताइए, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बॉन्ड के रेट कम होंगे कि ज्यादा? कम हो गए ना। कम होंगे, तो आंसर भी ऐसे ही आएगा इसमें। ये आंसर आ गया एट अ प्राइस बिलो फेस वैल्यू। जब आपने 100 रुपए का इशू किया था और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो बॉन्ड के रेट तो कम ही हो जाएंगे। यही तो पूछ रहा है। द बॉन्ड इज लाइकली टू कोट, कोट मतलब मार्केट प्राइस का क्या हो जाएगा? क्लियर? हाँ सर। हाँ थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का। कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस डेट माइनस कैश। तीनों चीज गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं उसे, प्लस डेट और माइनस कैश। 10 + 3 - 9 लाख आंसर। 9 लाख। फॉर्मूला नहीं पता होगा आपको, लिख लीजिए, कैपिटल प्लस डेट माइनस कैश। और कोई क्वेरी बोलिए, किसी की भी हो तो। मैम और कोई क्वेरी भी आई होंगी? हाँ सर। हाँ एक बार देखती हूँ, बताती हूँ सर। जी, इतने किसी और की हो तो बताइए। अच्छा, हमारी क्लास में 2 सूर्यवंशी जी हैं, एक कविता सूर्यवंशी जी और एक और है सूर्यवंशी जी जो हमारे हैं ही। आप दोनों में कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर नहीं। अच्छा, मैं आप दोनों के नाम में ही कंफ्यूज होता हूँ। मैं कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे सूर्यवंशी जी है ना, उनके नाम पर किसी लेडी का नाम लिखा आता है, इसीलिए पूछता हूँ भैया कौन से वाले सूर्यवंशी जी। फिर सूर्यवंशी जी बोलते हैं मैं, उन्हें लगता है ले सर मुझे भूल गए, इसीलिए पूछ रहा था, क्या पता कविता जी हो। वो फीमेल के नाम से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है एक मेल एक फीमेल सूर्यवंशी जी है हमारे पास। सर एक क्वेरी है, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 63। पेज नंबर 52 पे आ जाइए सब। कंपनी है 50 शेयर ट्रेडिंग। कंपनी के पास 50 शेयर्स हैं जो कि 200 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं, एंड 50 शेयर्स हैं जो 250 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। 2 शेयर है, एक शेयर का नाम ए मान लो, एक शेयर का नाम बी मान लो। 2 कंपनी के अलग अलग शेयर हैं, उसमें से एक शेयर 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और एक शेयर है 250 पे ट्रेड कर रहा है। इफ एन इक्वल वेट इंडेक्स इंक्लूड्स देम, what is the index return if one class rises 5% and the other rises 10%? अच्छा मुझे बताइए, एक शेयर में उसके 5% का प्रॉफिट हो गया, एक शेयर में उसने 10% का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन जो पैसा इन्वेस्टेड था वो बराबर था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इक्वल इंडेक्स, इक्वल वेट इंडेक्स। कह रहा है वेट जो देना है आपको वो इक्वल रखना है। जब वेट इक्वल रखना है, वेट का मतलब है कि कितने परसेंटेज ऑफ पैसा इन्होंने लगाया, तो 50-50% लगाया, तो 5% जो कमाया वो 50% पैसे पे कमाया और 10% कमाया वो 50 पैसे। ऐसे करेंगे देखिए। ये दोनों का एवरेज ले लिया क्या सर ये? हाँ, दोनों का एवरेज लिया, ऐसा ज्यूम कर रहा है, 50-50% पैसा दोनों में लगाया, क्योंकि एवरेज बोल रखा था ना कि इक्वल वेट है, इक्वल इक्वल पैसा लगाया है। तो देखो इसे ऐसे करेंगे, 5% का 50% वो आया 2.5%, और 10% का 50% वो आया 5%, टोटल कर लिया 7.5%। ऐसे वेट, अगर क्वेश्चन में लिखा हो जाता कि 30% पैसा एक में लगाया और 70% एक में, यहाँ 50 की जगह 30 या 70 रख देते। जितने परसेंट पैसा जिसमें लगाया हो उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एवरेज निकालते हैं ना, क्योंकि इक्वल था तो डायरेक्ट निकाल लिया, अगर इक्वल ना हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है।
नहीं सर, और 200 वाले जैसे 50 शेयर हो गए और 250 वाले 40 हो गए फिर। एक मिनट जरा, कुछ स्टूडेंट एडमिट नहीं हुए। आ गए। हाँ, अब बोलिए आपकी क्वेरी क्या थी? जो 200 वाले वो 50 शेयर हो गए, 1000 हो गए, तो जो 250 वाले थे वो 40 हो गए। बिल्कुल, यही तो कंफ्यूजन किया आपको कि बताए तो है 50-50 शेयर है, लेकिन बाद में बोल दिया इक्वल वेट इंडेक्स के हिसाब से बताओ रिटर्न। इक्वल वेट का मतलब कैसे इक्वल लगाया आप? यही तो चालबाजी करते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए जिससे। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी किसी की? किसी की ऐसे अज्यूम करके मैं आगे बढ़ जाऊं? पेज नंबर 120, ये क्वेश्चन नंबर 19, मॉनिटरी ट्रांसमिशन, इसको थोड़ा इलाबोरेटली बुझाइए। पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 19 19। व्हाट डज द टर्म मॉनिटरी ट्रांसमिशन? मॉनिटरी ट्रांसमिशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, थ्योरी का क्वेश्चन है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या है पहले वो समझ लीजिए। वो कह रहा है मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन क्या होता है कि मान लीजिए आरबीआई ने मान लीजिए उसने रेपो रेट को कुछ कम या ज्यादा कर लिया है ना, तो उसका इन्फ्लेशन मतलब उसका मार्केट में कितने टाइम तक ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर अब आरबीआई ने तो रेट चेंज कर दिया, हमारा लोन कितने दिन में हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन। कि आरबीआई ने तो रेट चेंज कर दिए, आपके रेट कब तक चेंज हो गया? बैंक एकदम से चेंज नहीं करेगा। आरबीआई ने रेट चेंज कर दिए, तो आरबीआई ने रेट चेंज कर दिए हैं ये कि अगर तुम अब मेरे से कोई कर्जा लोगे, मेरे से अब कोई तुम पैसा उठाओगे, तो मैं ये रेट पर दे दूंगा, है ना। तो जो पुराना वाला कर्जा है जो ले लिया आपने, वो तो पुराने रेट पे ही चल रहा है ना, या तो तुम उसको रिडीम करवा लो और नया दोबारा उठा लो, या जो तुमने कर्जा लिया होगा उस कर्जे पे मैं अब आगे से ही इंटरेस्ट लगा दूंगा अगर फ्लोटिंग रेट पे होगा। तो बैंक्स भी इसको फिर एनालाइज करते हैं और वो कहते हैं भैया हम इतने दिनों बाद इसको रिड्यूस करेंगे। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और कभी कभी 6 महीने तक का टाइम लग जाता है इसको ट्रांसमिट करने के लिए, ये पास ऑन करने के लिए। अभी तक किसी भी बैंक ने ये अनाउंस नहीं किया कि हमने आपका इंटरेस्ट रेट आधा % कम कर दिया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट पहले से फ्लोटिंग रेट पे था और आरबीआई लैंडिंग रेट से वो आपका पहले से ही लगा हुआ है, तो आपका अपने आप कम हो गया होगा। लेकिन अगर दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक फ्लोटिंग एक फिक्स। फिक्स मतलब चाहे जो मर्जी होता है आपका इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। अगर आरबीआई रेट बढ़ा भी देगा तो आपका नहीं बढ़ेगा। दूसरा रेट होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट भी 2 तरीके का होता है, एक तो होता है आरबीआई रेपो रेट से कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ेगा तो आपका बढ़ेगा, आरबीआई रेपो रेट कम होगा तो आपका कम होगा। और एक होता है कि आपका मार्जिनल लेंडिंग रेट से, एमएलआर से, एमएलआर मार्जिनल लेंडिंग रेट, एमएलसीडी ऐसा कुछ भी बोलते हैं उसे। मार्जिनल लेंडिंग रेट मतलब कि बैंक को जो पैसा एडिशनल जिस रेट पे मिलेगा उस रेट के हिसाब से हम आपका कम ज्यादा करेंगे, उसमें ट्रांसमिशन होने में 3-4 महीने लग जाते हैं। तो ये होता है ट्रांसमिशन, मॉनेटरी ट्रांसमिशन की कितने टाइम में उसका इफेक्ट आ जाएगा। सर अगर वो 3-4 महीने में कर रहा हो तो ये नो अगले महीने जैसे आरबीआई दोबारा से 0.25 और रिड्यूस कर दे। देखिए मैं बोलता हूँ आरबीआई है वो मजाक नहीं करता है। वो उसे भी पता है कि जो रेट मैंने चेंज किए हैं उसे ट्रांसमिट होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। तो ये नहीं होगा 1 महीने बढ़ा रहा है 1 महीने कम कर देगा, ऐसा कभी ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। क्योंकि वो आरबीआई है, 1% से 2.5 लाख करोड़ का पैसा फ्री हो जाता है बैंकों का। वो 2.5 लाख करोड़ जो एक बारी में फ्री करेगा अगले महीने फिर मांग लेगा उनसे। बैंक है कि वो मजाक हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो अपने मन से निकाल दीजिए कि एकदम से घटाया तो एकदम से बढ़ेगा भी, बढ़ेगा नहीं, घटेगा ये भी तो और घटेगा। तो फिर सर रिड्यूसिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग भी बोलते हैं ना, रिड्यूसिंग है, एक फ्लोटिंग है, एक रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग वाले को ही बोलते हैं वो। नहीं, रिड्यूसिंग अलग है। देखो मैं बताता हूँ, बैंक का रेट फ्लोटिंग है या फिक्स है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होगा या नहीं। वो 2 तरीके से हो सकता है, फिक्स है तो चेंज नहीं होगा, फ्लोटिंग है तो चेंज होगा। फ्लोटिंग 2 तरीके से हो सकता है, बेस्ड ऑन बैंक मार्जिनल रेट, बेस्ड ऑन आरबीआई रेपो रेट। बैंक मार्जिनल रेट में बैंक मार्जिनल रेट के हिसाब से चेंज होगा और आरबीआई रेपो रेट में आरबीआई के हिसाब से चेंज होगा। अब आ जाते हैं जो आपने पूछा रिड्यूसिंग और फिक्स। अब जो जिस रेट पर आप
ब्याज देते हो, वो दो तरीके से बैंक आपको कैलकुलेट करके बताता है। एक तो होता है फिक्स रेट, एक होता है रिड्यूसिंग। देखो फिक्स रेट कुछ होता ही नहीं है, वो बेवकूफ बनाने का तरीका है। रिड्यूसिंग ही होता है। रिड्यूसिंग मतलब जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर ब्याज लगेगा। लेकिन बैंक आपको सिर्फ ये जताने के लिए कि मेरा इंटरेस्ट रेट कम है, वो फिक्स रेट से कैलकुलेट कर देता है उसे, उससे थोड़ा रेट कम आ जाता है। मैं क्या होता है वो बता देता हूँ, लेकिन वो होता नहीं है, सिर्फ बैंक बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा करता है। मैं बता देता हूँ क्या होता है, ऐसा बहुत करते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया 12,000 रुपए का और 12% से लिया, तो आपने किस्तें बनाई उसकी 1,000 प्लस 120 पहली किस्त, 1,000, अब 11 महीने रह गए तो अब बचे हुए 11,000 पे ब्याज लगेगा 1%, वो 110 आएगा। फिर ऐसे ही करते करते हर महीने आपकी किस्त जो है 10-10 रुपए कम हो रही है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो जो ब्याज लगाना वो लगाइए। अब मैं इसे एक्सेल शीट पे करके दिखा देता हूं। जो ब्याज लगा है वो लगा है सिर्फ 780 रुपए, और ये 780 लगाए, ये कितने पे लगा है 12,000 पे। कितने परसेंट हो गया देखो, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 6.5%। लेकिन एक्चुअल में ये कितना है 12% है। तो अब जब बैंक से 12% ब्याज ले रहा हूं तो वो रिड्यूसिंग है। देखो बैंक ने आपसे, कहां चला गया, बैंक ने आपसे लिया है 12% रिड्यूसिंग से। लेकिन बैंक बेवकूफ बनाने के लिए बोलेगा भैया हमने आपसे 12,000 पे 6.5% ब्याज लिया जो कि 780 बना। इसी को बोलते हैं फिक्स रेट। भैया आपने रिड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग छोड़ो, डायरेक्ट जो आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 6.5% ब्याज लगेगा 780 रुपए। अब इसी को अगर रिड्यूसिंग में कन्वर्ट करें तो ये 12% बनता है। एक्चुअल में रेट 12 ही है, बस बेवकूफ बनाने के लिए वो 6.5 बना दिया और कैलकुलेशन करने का तरीका बदल दिया, जो कि गलत है, क्योंकि ब्याज हमेशा रिड्यूसिंग पे ही लगना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने रूल भी बना दिया है कि आप कभी भी किसी कस्टमर को फिक्स रेट नहीं बताओगे। फिक्स रेट बताना बंद हो गया। अब हर किसी को रिड्यूसिंग रेट बताना पड़ता है। आरबीआई ने रूल बनाया क्योंकि जो बेचारे गरीब कस्टमर थे, अनपढ़ कस्टमर थे, कम पढ़े लिखे थे, उनका बेवकूफ बन जाता था। वो सरकारी बैंक कहता था मैं 12 पे दूंगा और फाइनेंस कंपनी आके कहती थी हम 8 पे दे देंगे, लेकिन वो 8% फिक्स होता था और जो 8% होता था ना वो 16 के बराबर पड़ता था। तो 12 सस्ता था लेकिन लोग 12 ना लेके 16 लेते थे क्योंकि वो 8% फिक्स बताते थे। तो मेरे को लगता है आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी सर फिक्स रेट क्या होता है, और आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि फिक्स रेट क्या होता है और रिड्यूसिंग रेट क्या होता है। फिक्स और रिड्यूसिंग अलग चीज है और फिक्स और फ्लोटिंग वो एक अलग अलग मेथड है, वो आरबीआई का है। क्लियर सर? यस सर। हाँ सर। सुदीप जी आपकी कोई क्वेरी है? सर पेज नंबर 153, पेज नंबर 153 पे आ जाएंगे सर। सर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इसका आंसर गिवन नहीं है, मैं श्योर भी नहीं। 153 पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मॉड्यूल के क्वेश्चन है ये, एनआईएसएम की मॉड्यूल। देखिए आंसर गिवन नहीं है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, ये आप देंगे आंसर। Who can exert a lot of pressure and dictate prices? कह रहा है कौन बंदा है जो प्राइस अपने हिसाब से प्राइस अपने हिसाब से चला सकता है। If there are large number of seller with similar product and services, अगर बहुत सारे सेलर हो मार्केट में तो किसका वो चलता है, किसका हिसाब चलता है बताओ? कंज्यूमर सर, कंज्यूमर। किसका आंसर कंज्यूमर के अलावा कोई और है? क्योंकि कंज्यूमर ठीक नहीं है। कंज्यूमर के अलावा किसका आंसर है कुछ और? क्वेश्चन किसने पूछा था? सुदीप जी ने। सुदीप जी आंसर? हाँ सर मैंने पूछा था। आंसर बताइए। सर मैंने कंज्यूमर ही लगाया था। ठीक है, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ठीक है बिल्कुल। अगला देखते हैं जी। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक फैक्टर इन पेस्टल? पेस्टल अभी आपको पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाएंगे। फिफ्थ, सर मैंने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। अच्छा उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन किया था सर। तो बताइए पेस्टल क्या होता है? पेस्टल में इनमें से कौन सा नहीं सर- आएगा? पी का बचल आप ही बताइए, बस पी का मतलब बताइए। सर वो याद करना पड़े सर, अभी 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट किए, फर्स्ट और तो सेकंड। ऐसा कैसा इसलिए खोलना। किया जो याद ही नहीं है? सर ये फ्राइडे किया था सर। अच्छा पी का मतलब तो बताइए, तो याद ही होगा। अच्छा ई का बता दो। सर वो एकदम एब्सेंट माइंड हो गया सर। अच्छा एस?
पूछे मैंने 0/0। अरे टीएलई किसी का भी नहीं पता क्या? सर बोला तो पॉलिटिकल 0/0। इकोनॉमिकल सोशल और उसके बाद याद नहीं है। टेक्नोलॉजिकल लीगल चलो कोई बात नहीं। फोर्थ और फिफ्थ आपसे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा। पहले अच्छे से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। चलिए अब चलते। और किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? नो सर। चलिए जी पढ़ना शुरू करते हैं अब जरा। चैप्टर नंबर 6। चलिए हमने आपको पोर्टर के तो आपने बोला थ्योरेटिकली सर, हाँ जी। ये मैं रोक रहा हूँ सर, आपने बोला चैप्टर कंप्लीट करने इसलिए मैंने पढ़ लिया था पूरा। कौन सा पेज नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहे हैं। मेरे पास पेज नंबर आ रहा है 133। मैंने आपको पोर्टर्स फोर्स मॉडल पढ़ा दिया था और पढ़ने के लिए कहा था। इसका नीचे इलेबोरेटेड लिखा हुआ है, ज्यादा वाला लिखा हुआ है, बस वही पढ़ने के लिए कहा था और कुछ नहीं। अब आज हम पढ़ेंगे, पहले पोर्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पोर्टर को रिवाइज करने के लिए जाएंगे थोड़ा सा नीचे। आप देखेंगे नीचे कहीं पर पोर्टर ज्यादा सा लिखा हुआ है, ये रहा पूरा का पूरा। माइकल्स पोर्टर 5 फोर्स मॉडल ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सबको मिल गया? यूज टू एनालाइज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। कह रहा है एक इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी 5 चीजों पे डिपेंड करती है। अगर वो 5 चीजों में से कोई भी एक चीज गड़बड़ हो गई तो पूरी की पूरी चलती हुई कंपनी डूब सकती है। तो इन 5 चीजों का एनालिसिस कर लेना चाहिए, कितने % रिस्क है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट। अच्छा मुझे बताओ, एशियन पेंट सबसे बड़ी कंपनी पेंट की आज भी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से उसका शेयर गिर ही जा रहा है, 50% गिर गया। ऐसा क्या दिक्कत आ गई? ऐसी कंपनी में क्या कमी आ गई जो गिर ही जा रही है, गिर ही जा रही है? सर नई कंपनी आ रही है सर, कौन सी? बजट पेंट और भी कंपनीज हैं जो पेंट्स और बनाती कौन हैं। सी है? सर JSW होल्डिंग दे हैव और कौन सी आई है? एक JSW गई, और भी तो आई है। सबसे बड़ी कंपनी आई है जिसकी वजह से वो गिर रही है। JSW इतनी बड़ी नहीं है, बहुत और बड़ी एक वो कंपनी जिसकी आई है। ऐड आती है पुराने वाला लगाते रहो। अडानी वालों की, अडानी की कंपनी थी ना, यस सर कौन अडानी सी? बिरला ओपस। बिरला बिरला बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसकी बिरला व्हाइट पुट्टी आती है, उन्होंने अपना पेंट लॉन्च कर दिया था। और एक बड़ी कंपनी आई थी, कौन सी? अडानी वालों की। बिरला अडानी की नहीं है, अडानी की भी तो आई थी एक, नाम बताओ। अरे अल्ट्राटेक की सब्सिडरी कंपनी बनकर पेंट में उतरी है ना। अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक कंपनी जो है अडानी की है, और वो सीमेंट के साथ साथ अब पेंट बेचना शुरू कर रही है। और अल्ट्राटेक वालों की डिस्ट्रीब्यूशन एशियन से भी ज्यादा है सीमेंट की। और जब लोग घर बनवाएंगे तभी तो पेंट करवाएंगे। तो उनका कहना ये है, जैसे ही कोई लोग सीमेंट लेने आएंगे उसी को फट से अपना पेंट भी बेच देंगे। फिर एशियन यस सर। बेच रही थी कि नमी नहीं आएगी आपकी छत में, तो वो कह रहे हम सीमेंट में मिलवा देंगे, पेंट की जरूरत ही नहीं है मिलवाने की, सीधा सीमेंट में मिलवाएंगे। तो इसकी वजह से उसको एशियन पेंट को कंपटीशन आ सकता है। तो जब न्यू एंट्रेंट्स आते हैं तो उससे जो पुरानी कंपनी होती है उनकी सेल कम हो जाती है। पहले एशियन पेंट का 70% मार्केट शेयर था, लेकिन सिर्फ 1 साल में वो मार्केट शेयर घट के 52% रह गया है। इस टाइम पर एशियन पेंट का 52% मार्केट शेयर है। इसी वजह से जब कोई नई कंपनी आई और वो बड़ी थी कि एशियन पेंट का मार्केट शेयर ले सकती थी, बिरला ओपस आई है ना, अडानी की शायद बिरला ओपस ही है फिर, हाँ है ना। और एक वो JSW वालों की भी आई एक पेंट में, है ना, JSW वालों की। तो ये 2 कंपनियों के आने से उसका मार्केट शेयर टूट गया और 70 से घट के सीधा 52 आ गया। इसीलिए एशियन पेंट गिर रही है। अगर किसी भी वजह से उसने अपना मार्केट शेयर रीगेन कर लिया तो शेयर भी डबल हो जाएगा दोबारा से, लेकिन वो रीगेन कर नहीं पा रही है, कोशिश बहुत कर रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है अभी 5-7 साल में। जब कोई नई दुल्हन आती है ना, उसे देखने सभी जाते हैं, समझ रही हैं। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है दुल्हन अच्छी है। जब नई कंपनी आती है तो उसका पेंट सभी लगाएंगे,
लेकिन 5 साल बाद पता चलेगा ना उसकी क्वालिटी क्या है। तो 5 साल बाद ही एशियन पेंट के पास या तो लोग आ जाएंगे या चले जाएंगे, तो वो 5 साल लगेंगे अभी। चलिए, तो हम पहला कोई पॉइंट पढ़ रहे थे, क्या? थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बैरियर टू एंट्री। सर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट तब नहीं आएंगे अगर कोई बैरियर हो एंट्री का, कि एंट्री करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए हो, या बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए हो, या ब्रांड लॉयल्टी की जरूरी हो, या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपके पास ज्यादा हो, कोई नया ब्रांड आ ही ना सकता हो, तो बढ़िया है। फिर वो वहां पर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट कम रहते हैं। तो क्या क्या, एक तो सर हाई कैपिटल जहां होती है ना, वहां पर नया बंदा एकदम से नहीं आ पाता। अगर ब्रांड लॉयल्टी चल रही है तो वहां पर भी एकदम बंदा नहीं आता। जैसे अमूल का मक्खन, आप मुझे एक ब्रांड का नाम बता दो जो मक्खन का हो और आप जानते हो, एक ब्रांड का नाम बताओ जो मक्खन बेचता हो और आप लेते हो उसका। वेरके का, इसका वेर का, कौन सी कंपनी है? ये वेर का मेरा प्लान आप क्या ही है बस, पंजाब में पूरे पंजाब की कंपनी है ना, लेकिन हाँ। अमूल भी पंजाब की होने के बाद भी पूरे इंडिया में है। चलो, जो आपने बताई ना वो आपके अलावा किसी ने नहीं सुनी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बेकार होगी, वो शायद अमूल से बढ़िया होगी, लेकिन ब्रांड लॉयल्टी, जो मक्खन एक चीज होती है वो बहुत छोटी सी आइटम है, 500 रुपए की। आपने जब मदर डेयरी का है सर। अच्छा, मदर डेयरी का है। चलिए, तो वो कहीं कहीं पर एक्टिव है, हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। तो मैं एक जो आंसर देना चाह रहा था कि जो एक होता है ब्रांड लॉयल्टी, कुछ चीजें वो ब्रांड लॉयल्टी की वजह से बिक रही है। जैसे मैगी, यिप्पी ने जो बनाई मेरे हिसाब से वो मैगी से ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वो चल ही नहीं पा रही क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी मैगी के साथ है। और स्मिथ एंड जोन्स की अगर आपने खा ली ना तो वो यिप्पी भी फेल कर देगी, स्मिथ एंड जोन्स, लेकिन वो मिलेगी नहीं, लोगे कहाँ से? मिलती ही नहीं है, बस इजी डे में मिलती है। इस इजी डे में जाओ, पहली बात तो सस्ती है, मैगी और यिप्पी आधे रेट में है ना, और वहां से ले आओ एक के साथ एक फ्री बड़ा वाला पैकेट। तो लेकिन क्या है, ब्रांड लॉयल्टी होने की वजह से वो चल नहीं पा रहा। ऐसे ही अमूल का मक्खन और ऐसे ही फॉर्चून का रिफाइंड। आप मुझे बताइए, देश में चलता है, अच्छा ठीक है, सफोला भी निकालता है और भैया डालडा भी निकालता है और भी बहुत सारी कंपनियां निकालती हैं, लेकिन फॉर्चून मांगता है बंदा के, रिफाइंड होता ही नहीं है। भैया 2 लीटर फॉर्चून दे देना। अरे भाई, फॉर्चून की भी कच्ची कहानी, फॉर्चून का ही रिफाइंड, सनफ्लावर और राइस ब्राउन, पता नहीं कौन कौन से रिफाइंड आते हैं। रिफाइंड भी 4 तरह के आते हैं, लेकिन अगर बंदा आके दुकानदार से बोलता है ना भैया फॉर्चून दे देना, मतलब वो फॉर्चून का सोयाबीन ऑयल मांग रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक ब्रांड लॉयल्टी बन जाती है। तो फिर वो दूसरा बंदा भी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पेंट में ऐसा नहीं था कि लोग एशियन ऐसे बोलते हो, भैया एक एशियन का डब्बा दे देना, ऐसे कोई नहीं बोलता था, सब पेंट ही मांगते थे। लेकिन फिर आगे से दुकानदार बोलता था भैया एशियन का ले लो, सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन जब से ये 2 बड़ी बड़ी कंपनी आई है, JSW और बिरला ऑपस, अब उसमें जो है मार्जिन उसके ज्यादा है दुकानदार के, तो वो एशियन मना करके कहता है भैया बिरला वाला नया है, ये ले लो, उसमें से मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। मान लो एशियन 10% दे रहा, तो उन्होंने 25 दे दिए, तो इंसान तो वही वाला बेचेगा ना जिसमें 25% प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक, लेकिन मैंने फैक्ट चेक किए थे 1-2 पेंट वालों के पास जाके, पेंट वाले कह रहे थे जब कंपनी नई नई आई थी तो 20-20, 25-25% का मार्जिन दिया। अब इसका मार्जिन और एशियन पेंट का मार्जिन सेम हो गया है, तो हम तो एशियन ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है, आने वाले 1 साल 2 साल में एशियन अपना मार्केट शेयर फिर से ले लेगा, क्योंकि एशियन है तो बड़ी कंपनी ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो उसके पास ही आएगी। भाई बिरला बना रहा है माल, एशियन बना रहा है 200 टन माल, 200 टन माल बनाने वाले को तो सस्ता पड़ेगा ना, तो एशियन के रेट हमेशा सही रहेंगे, उसकी कॉस्टिंग सही रहेगी, एकदम से कोई उसका मार्केट शेयर ले नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2 से 4 साल में एशियन पेंट अपना मार्केट शेयर वापस ले आएगा। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट में पैसा लगाना चाहिए, आने वाले 3 साल में वो डबल हो सकता है, डबल आने वाले 3 से 4 5 साल में, 5 साल बोल लीजिए हूँ, 5 साल में एशियन पेंट 3 गुना होने की पावर रखता है। अभी वो 2000 के आसपास चल रहा है, 1800 के आसपास, 5.5 से 6000 रुपए का टारगेट है मेरा आने वाले 5 साल में। एशियन पेंट अपने टोटल कैपिटल का 5 से 10% आप एशियन पेंट में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशन इज फॉर एजुकेशन पर्पस। तो ब्रांड लॉयल्टी, हाई कैपिटल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी है और उस काम को करने के लिए डिमांड औरों के पास नहीं है, और अगर औरों के पास डिमांड आ रही है तो उनकी कॉस्टिंग कम नहीं आएगी, तो भी आपको वहां पर न्यू एंट्रेंट का कमी ही मानते हैं कि न्यू एंट्रेंट एकदम से नहीं आ पाएंगे। अगला, गवर्नमेंट पॉलिसीज। मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके की है, वो काम करने के लिए आपको लाइसेंसिंग जरूरी है, रेगुलेशंस हैं और कंप्लायंस बहुत मुश्किल हैं, तो वो वाले में अगर आपके पास वो चीज है तो बस ठीक है, आप ही को कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, जैसे कि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सोलर के मॉड्यूल बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंस की जरूरत है।
पूरे इंडिया में टोटल 4 कंपनियां हैं, कंपनियां तो 12-15 हैं, लेकिन उनमें से 4 ही कंपनियां हैं जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बाकी सब बंद हो गई हैं क्योंकि उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आ पाई, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं झेल पाई, या और कोई प्रॉब्लम की वजह से। टोटल 4 कंपनियां हैं। 4 कंपनियों के नाम में नंबर 1 पे अडानी, नंबर 2 पे टाटा, नंबर 3 और नंबर 4 पे 2 कंपनियां और हैं। ये 4 बड़ी कंपनियां हैं, बाकी 5-6 कंपनियां छोटी छोटी और बाकी सब हो गई बंद। सारी मिला के 14 कंपनियां हैं जो सेल बना रही हैं, और उन 14 कंपनी से ही सब सेल ले लेके मॉड्यूल बना रहे हैं। तो क्योंकि लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है बनाने के लिए, इसलिए सोलर में न्यू एंट्रेंट का आना बड़ा मुश्किल है, और माल नहीं मिल पा रहा है। इतना शॉर्टेज है कि वो बनाते बाद में, बिक पहले जाता है, एडवांस पेमेंट पे माल बिक रहा है, लो जी पेमेंट ले लो, 15 दिन में बना के पैसे बना के माल दे देना, ऐसे बिक रहा है सोलर का माल। ठीक है ना। तो यहां पर ये मैंने उसका एग्जांपल दिया आपको, किसका, कि अगर लाइसेंसिंग रेगुलेशन कंप्लायंस गवर्नमेंट पॉलिसी टिपिकल हो तो फिर आपका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दूसरा बंदा तो आ ही नहीं पाएगा, लाइसेंसिंग कर ही नहीं पाएगा, आपके पास है, तो इस वजह से आपका शेयर एक प्रीमियम पे चलेगा ऐसा। अगला, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, हाई स्विचिंग कॉस्ट डेटर कस्टमर फ्रॉम चेंजिंग। अगर मान लीजिए जो आइटम आप बेच रहे हो, मान लीजिए आप बेच रहे हो कोई आइटम, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर वो बंदा आपको छोड़कर जाएगा तो उसका हो जाएगा नुकसान। एग्जाम्पल, आपने बेचा सोलर का प्लांट। अब मान लीजिए सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट पहले इंसान को लगाना पड़ता है, मान लीजिए उसने 50 लाख रुपए खर्च करके बहुत बड़ा प्लांट लगाया। कल को कोई दूसरा बंदा आके कहने लगे भैया मैं तो आपके यहाँ विंड एनर्जी लगा दूंगा, आप सोलर क्यों लगा रहे हो, तो वो विंड एनर्जी पे जाएगा नहीं, कह रहा यार अभी तो 50 लाख लगा के सोलर लगाया, आप कैसे फेंक दो कहीं। तो अगर आपकी आइटम्स कुछ इस तरीके की है कि उस पर स्विच करने की कॉस्ट है, कि अगर आप दूसरी चीज पे जाओगे तो आपकी अपनी आइटम्स खराब हो जाएंगी, तो उस केस में आपका ग्राहक कहीं और नहीं जाता है, आपका ग्राहक आपके पास ही रहता है, फिर वो सोलर ही चलाता रहता है। तो स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके ग्राहक के लिए नुकसानदायक है। आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। क्लियर। अब जैसे इसका एक ड्रॉबैक बताता हूं, कम्युनिकेशंस में जो हमारी टेली कम्युनिकेशन कंपनी है उसमें स्विचिंग कॉस्ट नील है। अगर आप एयरटेल से जियो पे जाना चाहो तो पोर्ट हो जाएगा, 50 रुपए में हो जाएगा। तो स्विचिंग कॉस्ट क्योंकि कम है इसलिए वहां पर नुकसान हो रहा है उनका, है ना। पहले स्विचिंग कॉस्ट थी, पहले क्या था, नंबर सेम नहीं मिलेगा, नंबर सेम ना मिलने के चक्कर में एक बंदा 10 साल झेलता था उस कंपनी को, चाहे वो बेकार भी है, क्योंकि उसे नंबर वही चलाना है, फिर वो 2 नंबर चलाया करता था। तो ये जो पोर्टिंग का सिस्टम आ गया ये कंपनीज के लिए नेगेटिव था। जब पोर्ट होने की खबरें आई तो एयरटेल का शेयर भागना शुरू हो गया और बीएसएनएल का शेयर गिरना शुरू हो गया। आइडिया का तो जमीन पे ही आ गया था, क्योंकि सबको पता है एयरटेल की जो एयरटेल था उसकी जो सर्विस है वो बढ़िया है, तो पोर्ट करने से वो एयरटेल के लिए बेनिफिट में था और बाकी सबकी सर्विस बेकार थी, उनके लिए नेगेटिव था। तो एयरटेल का शेयर तो 1 महीने में 30% भाग गया था उस टाइम पर, और ये रिलायंस पिलायंस और सब गिर गए थे। सुगंधा, हाँ जी, तो मेरे हिसाब से ये हाई स्विचिंग कॉस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में नहीं होती है, सोलर कंपनियों में होती है। अगला है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड न्यू एंट्री। सर आप कंपनी तो आप बना लोगे, आपने कंपनी तो बना ली लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं है आपके पास। एग्जाम्पल, सर आप जो है तेल बेचते हो दूसरी कंट्रीज को, क्रूड ऑयल, मतलब आप ऑयल नहीं बेच रहे, पेट्रोल नहीं बेच रहे, आप क्रूड ऑयल को निकालते हो जमीन में से, बिना रिफाइन करे बेच देते हो। लेकिन बेचने के लिए अब क्रूड ऑयल आपसे कोई क्यों लेगा, है ना। क्रूड ऑयल इसलिए लेंगे, कौन लेगा, रशिया में से क्रूड ऑयल निकला और इंडिया में ले लिया, लेकिन उसके लिए पाइपलाइन चाहिए। पाइपलाइन जिस कंपनी ने बना रखी होगी वो बेच पाएगी, जैसे रिलायंस ने अपनी पाइपलाइन बना रखी है। तो अब अगर मान लीजिए दूसरी जिस कंपनी से, जो कंपनी को रिलायंस बेच रही है, अगर उस कंपनी को रिलायंस से ना लेके बीपीसीएल से लेना हो तो ले ही नहीं सकती, बीपीसीएल की पाइपलाइन है ही नहीं, रिलायंस की पाइपलाइन है। तो जब रिलायंस की ही पाइपलाइन है तो वो कस्टमर आपका ही रहेगा, कहीं और जाएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन चैनल आपके पास है, ट्रांसमिशन चैनल आपके पास है, इसलिए वो ट्रांसमिशन चैनल आपका होने की वजह से वो कस्टमर भी आपका ही रहेगा। तो चाहे कितनी नई कंपनी आ जाए आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी उस वहां पर थोड़ी सी मोनोपोली जैसा बना रहेगा। ठीक प्रकाश जी।
प्रकाश जी, प्रकाश के नाम सूर्यवंशी जी हैं। चलिए जी, आप गाड़ी चला रहे हैं सर, क्लास भी ले रहे हैं? चलिए, ये चल जाओ। अगला आ गया सर, हायर थ्रीड्स। हायर थ्रीड्स क्या है? लो बैरियर्स, इजियर एंट्री। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में बैरियर है ही नहीं, एंट्री इजी है, तो थ्रीड्स न्यू एंट्रेंट आ जाएगी और वो आपके लिए थ्रीड्स है, फिर मतलब उस वाली कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए एकदम से। लोअर थ्रीड कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी हो आपकी, या फिर रेगुलेटरी हर्डल्स हो, या तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज्यादा है कि दूसरी कंपनी आ भी जाए तो आपका कुछ कमी नहीं होगी, या फिर रेगुलेटरी हर्डल्स इतने ज्यादा है कि कोई और कंपनी आ भी गई तो वो पूरा कर नहीं पाएगी, आपने कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट सबको थ्रीड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। आज किसी की कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए। कोई क्वेरी किसी की? वेरी गुड। लो बैरियर मतलब भी उसको एंटरिंग के लिए कोई एंट्रेंस नहीं हो सकता उसमें। लो बैरियर मतलब, बैरियर का मतलब रुकावट, लो मतलब रुकावट कम है। अगर रुकावट कम होगी तो वो आपके लिए हो जाएगी थ्रीट। थ्रीट मतलब एक तरह की आपके लिए नुकसान। थ्रीट का मतलब होता है वैसे एक तरह का आपके लिए नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है ना सर, मतलब लो अगर बैरियर थ्रेट है तो, लो बैरियर है मतलब कोई भी आ सकता है, हाँ, कोई भी आ सकता है। तो वो आपके लिए थ्रीट है, वो आपके लिए नेगेटिव है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वो पूछेगा अगर लो बैरियर है तो कंपनी के लिए बढ़िया है कि बेकार है, आप बताओगे नहीं बेकार है, नेगेटिव है। हाई बैरियर है तो कंपनी के लिए बढ़िया है, क्योंकि हाई बैरियर औरों के लिए, आपके लिए थोड़ी। आप तो पहले से इंडस्ट्री में हो, नहीं न्यू एंट्रेंट के लिए हाई बैरियर है तो बढ़िया बात है, होने चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट अगर ये लिख के देते भैया और बंदे आ ही नहीं सकते इसमें, तो मजा ही आ जाएगा। तो मतलब जितना आपका गवर्नमेंट रेगुलेशन जितना ज्यादा होगा वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो रेगुलेशन पास कर ली। दूसरे के लिए चलिए मोनोपोली टाइप होगी। आगे आ जाते हैं। अब आगे वही वाला पॉइंट पढ़ेंगे जो अभी आपसे पूछ रहे थे हम। बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर है शायद, सप्लायर सेम ही है सर, बायर कंज्यूमर तो सेम ही है। बार्गेनिंग पावर तो सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर पढ़ रहे हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है अगर नंबर ऑफ सप्लायर कम हो, फ्यू मतलब थोड़े से, तो पावर होगी आपकी हायर। किसकी? सप्लायर की। अगर सप्लायर कम है तो कंपटीशन भी कम होगा, तो पावर आपकी रहेगी ज्यादा। स्विचिंग कॉस्ट, हाई कॉस्ट टू चेंज सप्लायर इंक्रीजेस डिपेंडेंसी। अगर हायर कॉस्ट है सप्लायर चेंज करने की, तो वो कस्टमर आपके पास ही रहेगा, इससे डिपेंडेंसी बढ़ेगी आपके ऊपर, सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। क्योंकि अगर वो दूसरे सप्लायर के पास गया तो उसने जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है वो खराब हो जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। सप्लायर डिपेंडेंस, यूनिक मटेरियल, अगर आपका मटेरियल कुछ अलग है औरों से तो भी वो आपके पास ही रहेगा। टेक्नोलॉजी आपकी कुछ हायर है तो भी वो आपके पास रहेगा, या फिर आपके माल में कुछ एक्सपर्टाइज है, आप उसे कुछ बताकर भेजते भैया ऐसे करके यूज होएगा वो, तो वो दूसरा बंदा नहीं बता पाएगा। इन तीन केसेस में सप्लायर डिपेंडेंस बढ़ जाती है और वो कंज्यूमर आपके पास ही रहता है। लेकिन थ्रीट्स ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, लेकिन एक थ्रीट होती है कि आपका जिससे माल आ रहा है अगर वही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप सोलर की साइट लगा रहे थे, किससे लेके लगा रहे थे? सोलर की साइट लेकर लगा रहे थे आप मुझसे माल खरीदते थे और आप लगा लेते थे। फिर मेरे मन में आ गया, अरे ये प्रकाश जी ने मेरे से लेके माल लगाते हैं और महीने में 50 साइट लगा देते हैं। कहाँ लगा रहे हैं? उन्होंने बताया जी मैं तो महाराष्ट्र में लगाता हूँ। बस मेरा मन हो गया, मैंने महाराष्ट्र में एक ब्रांच खोल दी। अच्छा अब ये बताओ, जब आप मेरे से ही लेके लगा रहे हो और मैं ही महाराष्ट्र में ब्रांच खोल दूं तो आपका काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए एक थ्रीट्स है। क्या है कि अगर आपका सप्लायर ही फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब जो माल मैं बेच रहा हूं और वो माल जहां यूज हो रहा है वो मैं खुद ही करने लगूं, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं? जिससे मैं माल ले रहा हूं मैं खुद ही बनाने लगूं। तो मान लो मैं भी तो किसी से ले रहा हूँ ना, अगर मैं वो सोलर पैनल खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगूं तो उसे बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर मैं माल जो बेच रहा हूं वो जहां यूज हो रहा है वो भी मैं ही करने लगूं तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे एक आटा चक्की अगर रोटी बनाकर बेचने लगे तो वो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, लेकिन अगर वो खेत खरीद के गेहूं भी खुद ही पैदा कर ले तो वो हो गया बैकवर्ड इंटीग्रेशन।
एक आटे की मिल अगर गेहूं भी खुद ही बनाने लगे तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन खेते कर ले, और अगर वो आटा बनाने के बाद उसकी रोटी बनाकर बेचने लगे रेस्टोरेंट तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्लियर सबको? यस सर। वेरी गुड। तो मैंने आपको ये सिखा दिया थ्रीड्स ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर सप्लायर एंटरिंग द मार्केट हो जाए तो वो आपके लिए थ्रीड्स हो जाता है। अब इस पूरे के पैरे से हमने क्या सीखा? अगर लिमिटेड सप्लायर होंगे, थोड़े से सप्लायर होंगे, हाई स्विचिंग कॉस्ट होगी, तो इस केस में आपकी पावर, बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी। अगर अबेंडेंट पावर सप्लायर ऑप्शन होंगे, अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा सप्लायर होंगे तो फिर आपकी पावर हो जाएगी कम, क्योंकि वो बोलेगा भाई दे रहा हो तो दे दे वरना दूसरे से ले लूंगा। बस ये वाली लाइन मेरी याद कर लेना, आंसर मिल जाया करेगा। भाई दे रहा हो तो दे दे वरना दूसरे के पास जा रहा हूं, वो दे देगा। तो फिर आपको बात माननी पड़ता है, अरे सर इधर आओ, वो कितने का दे रहा है? 10 का, चलो हम भी 10 रुपए का ही लगा देंगे, लाओ। करते हो ना ऐसे बिजनेस में? वो तभी होता है जब सप्लायर ज्यादा हो। लेकिन अगर सप्लायर हो ही ना कोई चीज आपके पास ही, आपको पता दूसरे मिलेगी ही नहीं, तो आप कहते हो भैया कितने की? भैया वैसे तो 110 की है लेकिन 100 की लगा दूंगा। अरे भैया 90 की नहीं लगेगी क्या? नहीं भैया मार्जिन नहीं। अरे भैया मिल जाएगी। अच्छा भैया ले लो। और अब अगली बार आओगे तो 110 की है, 100 की नहीं है। ऐसे ही बोलते हो ना, क्योंकि आपको पता है वो चीज कोई और देगा ही नहीं 110 में भी। जब कोई ज्यादा दिमाग खाने वाला ग्राहक आ जाता है, उसे बोलते 110 की मिलेगी, 100 की भी नहीं मिलेगी। अब करते हैं ना हम ऐसा? वो यस सर। हमें पता है कि कहीं और मिलेगी नहीं, उसे लेने ही मेरे पास आना पड़ेगा। एक बंदा कल मेरे पास आया सोलर की साइट लेने के लिए, मैंने उसे बताया 3,15,000। मैंने जाता है तो उसे कहते सर ठीक है आपको 3 लाख की लगा देंगे, 15,000 का डिस्काउंट है और कोई और नहीं दे पाएगा आपको, लेकिन आप ये रजिस्ट्रेशन भी करके जाओ, बस पैसे दो। अरे सर मैं कल तक बताता हूँ आपको। मैं कहा कल बताओगे 3,15,000 ही है। आज वो मेरे पास वापिस आ गया, कहने लगा लो सर 3 लाख रुपए और लगा दो सेट। मैं कहा नहीं, आपसे कहा था 3 लाख कल, आज 3,15,000 ही है। तो आज मैंने उससे 3,15,000 ही लिए, क्योंकि मुझे पता है वो साइट कोई और 3.5 से कम में नहीं लगाएगा। तो जब सप्लायर कम हो, आपके पास कुछ यूनिकनेस हो, या आपको लगता है कि हमने रेट ठीक दिए हैं, तो फिर आप बार्गेनिंग पावर आपकी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मुझे पता था जो चीज उसे चाहिए वो मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए मैंने रेट्स अपने लिए। मुझे 3 लाख में भी बेनिफिट था, लेकिन मैंने 3,15,000 ले लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब बायर के लिए केस में उल्टा है। अगर नंबर ऑफ बायर फ्यू हैं, बायर खरीदने वाले कम है, तो हाई पावर रहेगी किसकी? बायर की। अगर खरीदने वाले लोग कम है, डिमांड कम है, तो फिर बायर की पावर हो जाएगी ज्यादा, हमारी पावर हो जाएगी कम। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो किसी के पास है ही नहीं, तो लो डिफरेंशिएशन इंक्रीजेस द बायर कंट्रोल। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ज्यादा, मतलब मेरा प्रोडक्ट अलग है, तो बायर की पावर हो जाएगी कम। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन है नहीं है, कम है, बहुत कम है डिफरेंशिएशन, तो फिर बायर का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। बायर कहेगा भैया तू दे दे वरना मैं तो उससे ले लूंगा, सेम ही तो चीज है। अगर चीजें सेम है तो बायर का कंट्रोल ज्यादा रहेगा। और अगर चीजें अलग हैं, जैसे मेरी साइट, मैं जो अच्छे से साइट लगाता हूँ कोई और नहीं लगा सकता, और उसे अच्छे से लगानी थी, तो मैंने कहा भैया 3,15,000 ही लूंगा वरना 3 वाले से लगवा लो। वो बेकार साइट लगाएगा, तो उसे मेरे से ही लगवानी थी, उसे क्वालिटी लगवानी थी, तो मेरे पास आया 3,15,000 में ही आ गया। वरना तो लोग तो मार्केट में 2.5 लाख में भी लगा देते हैं, लेकिन वो क्वालिटी हल्की लगाते हैं। तो जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा वहां पर सप्लायर की चलेगी, जहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लो हो जाएगा वहां पर बायर की चलेगी। देखिए बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, लेकिन गलत मत करके आना, अच्छे समझ लो। यहां तक किसी की कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं? वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। थ्रीड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट कल समझा दिया है, सब बता रहा हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव, अगर ऑल्टरनेटिव ज्यादा होंगे तो फिर बायर वहां चला जाएगा। इजीली अवेलेबल सब्स्टिट्यूट, तो फिर ये आपके लिए बेकार है। स्विचिंग कॉस्ट, लो स्विचिंग कॉस्ट है तो भी आपके लिए बेकार है। परफॉर्मेंस वर्सेस प्राइस, अगर आपकी परफॉर्मेंस तो कम है लेकिन प्राइस ज्यादा है, तो फिर उस वाली चीज पे चल जाएंगे जहां पर परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। बेटर कॉस्ट बेनिफिट अगर सब्स्टिट्यूट का होगा तो सब्स्टिट्यूट खरीद लेगा वो, यानी कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो आपके लिए गलत है। और यूनिक प्रोडक्ट अगर आपका तो आपके लिए बढ़िया है, और हाई स्विचिंग कॉस्ट भी आपके लिए बढ़िया है। अगला इंडस्ट्री राइवलरी, अगर इंडस्ट्री राइवलरी मार्केट में ज्यादा है तो आपके लिए नुकसानदायक है। इंटेंस राइवलरी, अगर बहुत सारे कंपटीशन है और राइवलरी भी ज्यादा है, मतलब बहुत कम रेट पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक है। स्लो ग्रोथ है, इंक्रीजिंग राइवलरी, जितनी ग्रोथ कम होगी राइवलरी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उनके पास ग्रोथ तो है नहीं, अपना ग्रोथ तो वो कर नहीं पा रहे। जो 100 कस्टमर थे मार्केट में 100 ही हैं, तो आपस में एक दूसरे के कस्टमर तोड़ेंगे। लेकिन अगर कस्टमर हर महीने बढ़ रहे हैं तो वो नए कस्टमर को एक्वायर करेगा। अगर ग्रोथ है मार्केट में मतलब नए कस्टमर आ रहे हैं।
अगर मार्केट में नए कस्टमर आ रहे हैं फिर तो कोई राइवलरी नहीं बढ़ती, फिर तो सबको नए कस्टमर मिलते रहते हैं, अपने हाई मार्जिन पे काम होता है। लेकिन जब ग्रोथ मार्केट में खत्म हो जाए और वही पुराने कस्टमर को ही तोड़ना पड़े तो फिर वहां पर क्या होता है, रेट टूट जाते हैं मार्केट में और राइवलरी बढ़ जाती है, सब एक दूसरे के कस्टमर तोड़ने लगते हैं। आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा तो आपका फायदा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं केस मैंने आपको ओरिजिनल दिया है और बहुत ही बढ़िया केस है, आपको समझ भी आएगा। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री पे जियो मार्केट वाला ही है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो बताता हूं। मेजर प्लेयर कौन था सर वहां पर? एक तो रिलायंस जियो, एक भारतीय एयरटेल और एक वोडाफोन आइडिया और एक बीएसएनएल, 4 बंदे बोल सकते हैं। हाई कंपटीशन था चारों के बीच में, प्राइस वॉर चल रही थी, हाई राइवलरी चल रही थी एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया था, टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो गई थी। शिफ्ट हुआ था सर 4G और 5G एडॉप्शन आ गया था, इंटरनेट ड्रिवन सर्विसेज आ गई थी। पहले आप थे कॉल पे डिपेंडेंट की, जो ज्यादा कॉल करेगा ज्यादा पैसे देगा। अब आप आ गए थे जो डाटा ज्यादा यूज करेगा वो पैसे देगा। अब इस पूरे उस पे मैं पोर्टल का, हाँ जी बोलिए, कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी नहीं? बढ़ते हैं। यानी कि कॉल बेस्ड मींस नंबर ऑफ कॉल, अनलिमिटेड कॉल्स। पहले क्या होता था, पहले पर कॉल के पैसे देने पड़ते थे, 1 रुपया कॉल, 50 पैसे कॉल। और पहले प्लान भी ऐसे आते थे कि 100 रुपए का रिचार्ज कराओ 2000 मिनट फ्री, 500 का कराओ 10,000 मिनट फ्री। डेटा से रिलेटेड नहीं होता था। लेकिन जब ये रिलायंस जियो आई तो मार्केट पूरी चेंज हो गई। अब कॉल तो हो गई फ्री, अब डेटा के हिसाब से होने लगा। भैया 1 GB लोगे तो उतने का रिचार्ज, 2 GB लोगे तो उतने का। और अब आज तो और ज्यादा दिक्कतें हो गई। अभी जो केस लो बता रहा हूँ मैं 5 साल पहले के हिसाब से बता रहा हूँ। अब क्या हो गया, अब तो भैया अनलिमिटेड ही हो गया डेटा भी, है ना। लेकिन 5 साल पहले जब जियो आई थी उसके हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो देखते हैं क्या हुआ था उस टाइम। तो देखिए अब पोर्टल्स का 5 फोर्स मॉडल लगा रहा हूं मैं जियो पे, कि जियो ने कैसे सोचा होगा और कैसे काम किया होगा जिस वजह से आज जियो मार्केट में आ गई। पहला, मान लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को हम कर रहे हैं एनालिसिस, तो हम चेक करेंगे क्या थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट है। सर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है, क्यों? बैरियर्स टू एंट्री क्या है? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को यहाँ पर मैं थोड़ी लगा सकते हैं, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा और लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, ट्राई की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन है बहुत ज्यादा, हर कोई नहीं आ सकता। ब्रांड लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर, जो 4 प्लेयर है ना एग्जिस्टिंग, उन्हीं का कोई लेंगे। मान लो मैं एक नई कंपनी ले आऊं, नई कंपनी का नाम मैं रख दूं इंडस टावर, तो इंडस टावर का सिम आप लोगे थोड़ी, आप तो इन 4 कंपनियों का ही लोगे। इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी जो सिम बेचने वाले हैं छोटे छोटे दुकानदार, वो पहले से हैं। अगर कोई नई कंपनी आ भी जाए ना, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई भी हैं जो इंटरनेट बेच रही हैं अपने, लेकिन क्या उनका बिक रहा है? नहीं बिक रहा। सिफी बहुत बड़ी कंपनी थी, बंद हो गई, अब बिकता ही नहीं है उसका। रेल वायर बहुत बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट की, लेकिन लेता कौन है? उनका सब जियो और एयरटेल ही ले रहे हैं। कोई क्वेरी किसी की? एयरसेल भी आ रही थी, एयरसेल भी आई थी, अरे बहुत सारी, अभी भी बहुत सारी हैं, सिफी है और बहुत सारी कंपनियां अभी भी इंटरनेट और अपने केबल का तार लगा रही है। लेकिन क्या उनका चल रहा है? सब कंपनियां बंद होने की कगार पे हैं। सिटी केबल है, वो क्या इनके सिटी केबल के वो लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं चैनल चलाने वाले, सब बंद हो रहे हैं, जियो दे रहे हैं सब, है ना। तो छोटी छोटी कंपनियां काम कर नहीं पा रही हैं। ये 4 कंपनियां हैं जो नाम बताया मैंने आपको, बीएसएनएल भी बंद हो गई अब तो। केबल वाली साड़ी को तो जियो ने ले लिया है ना सर, वो हाथ में केबल वगैरह को तो उन्होंने ले लिया। नहीं, कुछ कंपनियां बंद हो गई हैं, कुछ कंपनियों को जियो ने एक्वायर कर लिया। अब जियो क्या करे केबल वाली लेकर? जियो को लगाना है सैटेलाइट केबल जियो की तरफ से, वो तो बंद हो गई हैं। उन्होंने क्या करा, जो और कंपनियां थी छोटी छोटी जिनके पास नेटवर्क ज्यादा था, जिनके पास क्लाइंट बहुत ज्यादा थे, उन्हें तो जियो ने एक्वायर कर लिया कि चलो मैं क्या करूंगा, इतने सारे क्लाइंट मिल रहे हैं, चलो ले लो। उन्हें एक लमसम पैसा दे दिया और कहा भैया देखो ये सारे क्लाइंट हमें दे दो एज इट इज। तो उन सबके यहाँ पर जियो लग गया अपने आप, और वहां पर उनकी परसेंटेज तय हो गई, भैया ठीक है जो तुम्हारे क्लाइंट है वो तुम्हारे ही रहेंगे, 500 रुपए का रिचार्ज कराएंगे तो 100 तुम्हारे, 400 हमारे, ऐसे। और जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो बंद हो गई। जियो ने कहा हमने एक्वायर कर, तुमसे उतना कर लो, वो चल ही नहीं पाई, वो बंद हो गई। ठीक है, तो पोर्टर्स 5 मॉडल का जो पहला था न्यू एंट्रेंट, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कम है। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी आपको, स्पेक्ट्रम चाहिए था और इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंस चाहिए था। ट्राई की बहुत सारी रेगुलेशंस भी थी, ब्रांड लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर भी थी और एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चाहिए था। अब जियो आया, जियो ओवरकम हाई एंट्री बैरियर। सबसे पहले तो जो हाई एंट्री बैरियर तो सबसे पहले वही पूरा करा और सबसे पहले सारे लाइसेंस ले लिए। बाय लिवरेजिंग रिलायंस कैपिटल, उसने रिलायंस कैपिटल का यूज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया और सब कुछ ओवरकम कर लिया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना स्पेक्ट्रम ना इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंस वगैरह सब हो गया उसका। इंट्रोड्यूस लो कॉस्ट डेटा, और उसने नई चीज क्या लेकर आया? लो कॉस्ट डेटा ले आया, फ्री वॉइस सर्विसेज ले आया,
अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर, और पहले ही दिन इकोनॉमिक्स टू स्केल भी लिया है क्योंकि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को उसने अपना लिया, अपने पास ले लिया। अगला, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वहां पर मॉडरेट है, मतलब ना बहुत ज्यादा वीक है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि 4 बंदे तो है ही ना। अब क्या हुआ, लिमिटेड सप्लायर फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट जो बनाते हैं वो सिर्फ नोकिया बना रहा है, एरिक्सन बना रहा है, हुआई बना रहा है और 1-2 कंपनियां और हैं। तो जो बड़ी बड़ी आपके आइटम्स लगती है ना वो बहुत कम कंपनियां बना रही हैं, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो मतलब बहुत महंगी नहीं है। 4-5 कंपनियां हैं तो बहुत कम भी नहीं है। हाई डिपेंडेंसी ऑन स्पेक्ट्रम एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, अब डिपेंडेंट आप किस पे जाते हो, जो गवर्नमेंट ने आपको स्पेक्ट्रम दे दिया बस सबको चलना पड़ेगा उसी से। अब जिसके हाथ स्पेक्ट्रम लग गया वो किराया लेगा। इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी कंपनी के पास स्पेक्ट्रम आ गया तो वो बाकी कंपनी से लेगा किराया कॉल आने पे, तो जहां जहां का स्पेक्ट्रम जिसके पास होगा वो कमाएगा। तो ये चीज से करते हैं हम काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जियो ने क्या करा, नेगोशिएटेड बल्क कॉन्ट्रैक्ट विद ग्लोबल वंडर्स। अब जिन लोगों के पास स्पेक्ट्रम था उसने क्या करा, जियो ने सबसे ले लिया, नेगोशिएट किया, भैया जो बेच सकता था उससे ले लिया, खरीद लिया, और जो बेच नहीं रहा तो उससे किराए पे ले लिया। लोअरिंग प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, उसने प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट को कम किया, मतलब उनके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर दी, और ऐसा करने से उसकी कॉस्टिंग हो गई कम। जहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वहां अपनी कर ली, जहां पर अपनी नहीं कर सकता तो दूसरे की किराए पे ले ली। किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, किसी के साथ ये कह दिया भाई तू मेरा मत ले मैं तेरा नहीं लूंगा रेंट। मतलब जियो ने क्या बोला कि भैया इंडिया के 50% हिस्से में मेरा स्पेक्ट्रम है और 25 में तेरा है, तो ठीक है भैया 25% में तू मेरे से मत लियो, 25% में मैं तेरे से नहीं लूंगा। ऐसे करके अपनी कॉस्टिंग बिल्कुल नील के बराबर कर ली। मतलब 50% जगह पर खरीद लिया और 50% जगह पर किराए पे लेके ये बोल दे भाई तू मुझसे मत ले मैं तुझसे नहीं लूंगा, तो ओवरऑल कॉस्टिंग तो खत्म हो गई और फिर आप लोगों को फ्री में दे दिया। फ्री में देने से लेकिन जियो को क्या फायदा हुआ, पहला आपने देखा जब जियो नया नया आया तो उसने कहा भैया 5G फोन लेना ही पड़ेगा, अगर आप 5G फोन लोगे तो मेरा सिम मिलेगा फ्री। लेकिन उसके लिए वो क्या करता था, जब आप 5G फोन लेते थे वो कहता था बिल दिखाओ फोन का, फिर आप 5G फोन लेने का उसे बिल दिखाते थे, सैमसंग का किसी भी कंपनी का, वो उस वाले बिल पे एक EMI नंबर होता था आपके फोन का, उस EMI फोन का नंबर अपने पास रख लेता था और फिर आपको एक सिम दे देता था और ये बोलता था भैया एक फोन पे एक ही सिम मिलेगा इसलिए मैं आपसे EMI नंबर ले रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल बात क्या थी, वो EMI नंबर लेके आपसे कंपनी को रिपोर्ट करता, देखो इसने मेरा सिम ले लिया और मैंने आपका फोन बिकवाया। चाहे आपने फोन कहीं से भी लिया हो, वो खाते में चढ़ गया जियो के और कंपनी उन्हें देती थी 10%। अब आपने 20-30 हजार रुपए का फोन लिया तो जियो को मिल गए 3,000। अगर उसने आपको फ्री में सिम दे भी दिया तो भी उसने आपसे 3,000 रुपए कमा लिए। तो आप लोगों को लग रहा है हम फ्री में चला रहे हैं, लेकिन जियो ने आपको 3,000 रुपए में सिम बेचा। किस किस को ये केस स्टडी बढ़िया लगी? एक नंबर, बहुत बढ़िया। सुपर है सर। अभी सुपर डुपर हिट होगी, अभी और भी इसमें बहुत कुछ, आगे बढ़ते हैं सर। then this free system has come. हाँ, Free system of all this नहीं thing has come. I thought. फ्री I thought nothing is free in this world. नथिंग इज फ्री। आपको फ्री लग रहा था लेकिन उसने 3,000 रुपए ले लिया आपसे। उसके बाद ले लिया। 3,000 जब खत्म हो गए, जियो ने कहा यार 3,000 आए, 3,000 उसने 200 रुपए 300 रुपए महीना जो की कॉस्टिंग होगी वो पूरी हो गई और नए मोबाइल बिकने हो गए बंद। तो जियो ने कहा अब इनसे पैसे लेना शुरू करो। फिर उसने एडवर्टीजमेंट में पैसा कमाया। जब इतने मिलियन कस्टमर उससे नेट ले लिया तो उसने कहा कि मैं टीवी भी फ्री चलवाऊंगा आपका। अब टीवी किस पे देखते हो आप? जियो पे। तो जियो जैसे आप खोलते हो तो सामने ऐड आता है, फिर आप उस ऐड पे जाके उसमें से हटा के फिर आप अपना करते हो, उस ऐड के पैसों से मिले। जितने भी आप टीवी अपने जियो के डिश लगा के जब आप मैच देखते हो तो उस पे भी नीचे ऐड की पट्टी आ जाती है। तो वो ऐड कौन चला रहा है? जियो। जियो को अगर जियो ने आपको फ्री दिया ना होता तो आपने लिया भी ना होता, और अगर आपने लिया ना होता तो उसके सब्सक्राइबर ना होते तो उसे कोई ऐड भी ना देता। तो उसका बेसिक मोटिव ये था कि इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन को अपने अंडर कर लेना और फिर ऐड से कमा लेना। फिर उसने जब जियो नेट भी तो साल भर Very से good फ्री network दिया here. था, Planning बहुत है। पूरा साल नेट भी तो उसने फ्री दिया। 3 साल नेट फ्री दिया, 3 साल। बता तो तुम तो एक न्यूज नहीं करा। लेकिन उस 3 साल में वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। जी मीटिंग के लिए देता तो नंबर 1 कंपनी बन गई। 2 मिनट माझे 15 मिनिट लीजिए प्लीज, म्यूट करके बात कीजिए, पता नहीं किस किस से बात कर रहे हैं। अगर वो फ्री नहीं देता तो 20 साल लग जाता उसे नंबर 1 बनने में। वो 3 साल में नंबर 1 बन गया। एयरटेल पेयरटेल सबको पीछे छोड़ दिया उसने अकेले ने। अरे तो क्या हो गया, 3 साल का फ्री दे दिया,
100 करोड़ लग गए होंगे, उसका 100 करोड़ का नुकसान हो गया होगा। 20 साल में 100 करोड़ का पाते हैं। इसे आप एक बार की कॉस्ट मान लो, इसे धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर लेगा वो। समझाया था ना, 100 करोड़ एक और 5-5 करोड़ करके हर साल राइट ऑफ कर लेगा यहीं से कमा के। और एक ही साल में जियो प्रॉफिट में आ गई है। जियो की बैलेंस शीट देखिए, पहले साल लॉस में रही, दूसरे साल वो प्रॉफिट में आ गई जियो की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, वरना कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे आज भी। अभी बहुत कुछ सिखाना है मुझे इसी में। आगे बढ़ते हैं। जियो की स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई। उसने क्या करा, हैवी इन्वेस्टमेंट करी फाइबर में। फाइबर टेक्नोलॉजी किसी के पास थी ही नहीं, सबके पास 4G थी। उसने फाइबर में टेक्नोलॉजी में करा, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया और रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, और फिर उन पर डिपेंडेंसी कम कर ली। उल्टा बाकी लोगों को टेंशन हो गई, ले यार अभी फाइबर लिया है, अब हमें फाइबर पे जाना पड़ेगा। एयरटेल अपना धीरे धीरे फाइबर बिछा लिया, उसने पहले ही बिछा लिया था। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कैसी है, तो प्राइस सेंसिटिव है कंज्यूमर, वहां पर कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। वो कहता है भैया रिलायंस को, भैया एयरटेल वाले तो 200 में दे रहे हैं, तुम 230 में मेरा पोर्ट कर दो। तो अगले महीने एकदम से रिलायंस वाला भी कहता है ठीक है जी मैं भी 200 में दूंगा। अगले महीने एयरटेल बोलता है मैं 190 में दे दूंगा। ऐसे लो स्विचिंग कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट वहां पर बहुत कम है, 10 रुपए दो पोर्ट हो जाता है सिम। तो स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होने की वजह से आपके लिए नुकसानदायक है, कंज्यूमर के लिए फायदा है। और MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होने की वजह से जियो स्ट्रेटेजी क्या थी, फ्री में डेटा दिया, वॉइस दी इनिशियली, रिड्यूसिंग कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट, कंज्यूमर की एक्विजिशन कॉस्ट तो खत्म ही हो गई, फ्री में जब दिया तो वो आई गए। क्रिएटेड अ वैल्यू प्रोपोजिशन बाय बंडलिंग कंटेंट। अब उसने क्या करा, बंडल बनाए, भैया मेरा ही सिम चलाओ, मेरा ही टीवी देखो, मेरा इंटरनेट यूज करो और मुझे 600 रुपए दे दो। तो कंज्यूमर को सस्ता लगने लगा, उसके पास ग्राहक आ गया 600 रुपए का। और डिजिटल सर्विस के बंडल बना के अपने कंज्यूमर को एक्वायर कर लिया। जो कंज्यूमर एक्वायर कर रहे हैं उसके कई 1000 करोड़ खर्च होते हो, फ्री में एक्वायर कर लिया। लोगों को लगा हमें फ्री मिल रहा है और वो अपने कंज्यूमर एक्वायर करता चला गया, बाद में पैसे ले लिए। थ्रीट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट मोटरेट है। सर सब्स्टिट्यूट क्या है सर, जैसे मान लीजिए अब इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया तो व्हाट्सअप आपका क्या सब्स्टिट्यूट है, स्काइप और जूम। अगर व्हाट्सअप से आप कॉलिंग करने लगोगे तो फिर क्या आप कॉलिंग डाटा पैक लोगे? तो ये व्हाट्सअप, स्काइप और जो जूम थे ना, ये धीरे धीरे वैसे भी आपकी कॉलिंग खाने वाले थे। ये बात रिलायंस वाले ने पहले ही समझ ली। आप समझो, रिलायंस ने सोचा कि अगर मैं एयरटेल से कंपटीशन करूंगा, वो 100 कॉल फ्री दे रहा है, मैं 500 दे दूंगा, तो ये वाला कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन नहीं है। आज मैं एयरटेल से कंपटीशन करके नंबर 1 बन भी गया तो कल को व्हाट्सअप मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। व्हाट्सअप कहेगा मैं तो फ्री में ही दे रहा हूँ, व्हाट्सअप कॉल तो फ्री है। तो ये वाली बात रिलायंस को समझ में आ गई थी कि चाहे मैं कंपटीशन करूँ ना करूँ, 1 साल के अंदर अंदर हमारी कॉलिंग तो फ्री हो ही जाएगी, क्योंकि व्हाट्सअप स्काइप पे सब लोग फ्री में करने लगे थे। तो रिलायंस ने कहा सारा टट्टा ही खत्म करो ना, फ्री दे दो सब कुछ। लेकिन ये व्हाट्सअप चलाने के लिए और मेरी फ्री की कॉलिंग चलाने के लिए डाटा की जरूरत पड़ेगी, डाटा बेचेंगे। ठीक है, अमेरिका में तो कई साल से फ्री है कॉलिंग, है ना। तो ये बात उसको समझ में आ गई थी, तो उसने सबसे पहले यही करा, डाटा पे पैसे लड़ाओ और कॉलिंग कर दो फ्री। तो ये स्ट्रेटेजी समझने वाली बात है। एयरटेल के पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही थी इतने साल पहले, रिलायंस के समझ में आ गई। भैया जो समझेगा वही बड़ा बनेगा ना, तो यूनिक सोचता है वही तो पैसे कमाता है। चलिए समझते हैं अब आगे। तो चलिए जियो का रिस्पॉन्स क्या था, उसने क्या करा, जियो फाइबर लॉन्च कर दिया टू कैटर टू ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल सर्विस। ब्रॉडबैंड और डिजिटल सर्विस को खत्म करने के लिए उसने जियो फाइबर यूज कर दिया और उसने फोकस कर लिया ऑन कंटेंट इकोसिस्टम। जियो टीवी और जियो सिनेमा लॉन्च कर दिया टू रिड्यूस सब्स्टिट्यूशन रिस्क। अब सब्स्टिट्यूट कोई कर ही नहीं पाएगा, सब कुछ लॉन्च कर दिया, कह रहा टीवी भी मेरा देखो, सारे चैनल भी देखो और इंटरनेट भी मैं ही दूंगा और कॉलिंग भी मैं ही कराऊंगा, सब कुछ मैं। इंडस्ट्री राइवलरी बहुत हाई है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बहुत ज्यादा है, इंटेंस प्राइस वॉर चलते हैं एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो में। लो प्राइस डिफरेंशिएशन, सबके प्रोडक्ट सेम ही है, सबकी कॉस्ट भी सेम है, सबके स्पीड भी सेम है, हाई फिक्स कॉस्ट है, पुशिंग कंपनीज टू रिटेन मार्केट शेयर। समझ में आ गए? तो 5 के 5 चीजें मैंने आपको पोर्टल मॉडल की आज अच्छे से समझा दी हैं। किस किस को समझ में आया कि जियो ने कैसे ये पोर्टल 5 मॉडल को करके सारी कंपनियों की ऐसे कर दी और इंडिया की नंबर 1 कंपनी 3 साल के अंदर बन गई। किसको लगा कि आज कुछ नया सीखने को मिला जियो वाले चीज से? यस सर, यस सर। बहुत वैल्यू। लेकिन आज स्टूडेंट बहुत कम है, सिर्फ 15 स्टूडेंट है क्लास में। भाई स्टूडेंट सारे आया करें, आपके फायदे के लिए पढ़ाता हूँ। और जब ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो मेरा ज्यादा मन करता है देर तक पढ़ाने का और नई नई चीजें समझाने का। कम स्टूडेंट में कम मजा, ज्यादा स्टूडेंट में ज्यादा मजा। यानी कि मैं पॉजिटिव रिलेटेड हूँ आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट से। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि एयरटेल को क्यों नहीं समझ में आया? देवर लॉन्ग पहले से काफी एक्सपीरियंस थे इस इंडस्ट्री में। सर एयरटेल तो संजीव मित्तल जी हैं, बहुत दिमाग है उनके अंदर, लेकिन
को इसलिए समझ नहीं आया कि वो फंस गए। अब मैं ये नहीं बोलता, चलो अमेरिका की बात करते हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। एक अमेरिका में मान लो एयरटेल नाम था, तो जो अमेरिका वाली एयरटेल कंपनी, एयरटेल नाम नहीं, उसका नाम ए मान लो। तो जो ए कंपनी थी अमेरिका की, वो कंपनी बेचारी पहले 2G के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया उसने, फिर जब 2G का पैसा पूरा हुआ तो 3G लगा दिया, फिर जब 3G का पैसा पूरा किया तो अभी थोड़े दिन पहले 4G लगाया था। अब 4G और 5G आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो कि गलत किया। कंपनियों को ये कहा था भाई तुम 4G को इंटरफेस करो, 5G नहीं आएगा। लेकिन रिलायंस नहीं, अमेरिका की दूसरी कंपनी थी आर कंपनी ना, एक कंपनी को कहा गया था भैया तुम 4G लॉन्च करो, अभी 5G आने में तो 10-15 साल लगेंगे, तब तक आपके 4G के पैसे पूरे हो जाएंगे। कौन सी नई कंपनी गवर्नमेंट से सेटिंग करके आ गई, आर नाम की, और आर लिमिटेड ने फट से 5G लॉन्च कर दिया। पूरे हुए तो 5G कहां से लॉन्च करेगी ए वाली, समझ में आ गया था, लेकिन वो फंस गई, कंपनी की गवर्नमेंट से सेटिंग नहीं थी। और जो आर कंपनी थी ना, वो तो गवर्नमेंट की थी। हम किसी गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं। शायद कंपनी जो ए लिमिटेड थी उसकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है इतनी पुरानी कंपनी को समझ में ना आया हो। फैक्ट तो यही है जो मैंने बताया, किसी भी तथ्यों की गारंटी नहीं लेते हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए हमने सिर्फ बताया है, मानना ना मानना आपकी अपनी समझ पर होता है। और ए लिमिटेड और आर लिमिटेड अमेरिका की कंपनियां हैं, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरा केस, रिलायंस ने तो 5G का टेक्नोलॉजी खुद क्रिएट किया था ना सर। हाँ, जो ऑप्टिक फाइबर लेकर आया, फाइबर जब एयरटेल पे आ गया यार, फिर तुम रिलायंस, ये कंपनी अपना 4G लॉन्च कर रही थी, तो जो आर कंपनी थी वो फाइबर ऑप्टिक लगा रही थी। तो जो आर कंपनी थी उसे कैसे पता था कि कल को मैं फाइबर ऑप्टिक लगाने से मेरे को फायदा होगा। दूसरा पता लग गया था कि एक नई कंपनी फाइबर पे आ गई है, लेकिन ए कंपनी के पास फंड और वो अपना सारा काम 4G पे कर रही थी कि अब तो जो होगा दिखी जाएगी, भैया हमारे साथ तो फ्रॉड हो ही गया। पहले कह दिया 4G लॉन्च करवा दी 5G, अब हम 4G का पैसा कहां से पूरा करें। तो देखो ये गलत हुआ था, होता रहता रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अब क्या क्या बताया जाए। तो खैर धीरे धीरे एक कंपनी भी 5G और इसको दूरदर्शिता भी तो कह सकते हैं, फोरसाइट। सर जिस दिन फाइबर ऑप्टिक डलनी शुरू हुई थी ना, एक आम आदमी को भी पता था कि आर कंपनी जो है फाइबर डाल रही है, तो एक को नहीं पता होगा, सबको ही पता था। बट सर वो एक कंपनी जो है वो पिछले 15 साल जब से आई, अब सबसे वो प्रॉफिट में ही है। हाँ, सिर्फ कोरोना के टाइम पे ही उसको लॉस हुआ। और our company was going on digging the whole area with optical fiber. ए कंपनी को भी पता चल गया था, लेकिन वो 4G का ही लोन उसके सिर पे था, वो 5G का कैसे ले लेती। तो ए लिमिटेड कर कुछ Sir, even BSNL also was having optical this thing. B company B. हाँ हाँ, It was having already past before R. बिल्कुल बिल्कुल। बी लिमिटेड ने अपनी फाइबर ऑप्टिक बहुत पहले स्टार्ट कर ली थी, पहले स्टार्ट किया था। सिर्फ उन जगहों पे की थी जहां पर जरूरत ही थी, मतलब जहां पर हाई स्पीड की जरूरत थी, सर गवर्नमेंट के लिए करी थी उन्होंने, तो है ना कि हम तो डायरेक्ट भी देंगे स्पीड, क्योंकि फाइबर महंगी पड़ती थी। लेकिन आर लिमिटेड ने ह्यूज लेवल पर फाइबर ऑप्टिक बिछानी शुरू कर दी, और इतने बड़े लेवल पे कर दी कि अगर ए लिमिटेड चाहती भी तो भी इतना ना कर पाती, क्योंकि उसके सिर पे लोन बहुत ज्यादा थे और उसे बैंक्स ने लोन भी नहीं दिए और उस टाइम पर, है ना। तो ये भी एक चाल थी। देखो जब आर लिमिटेड ने जब काम किया ना, तो अभी पेस्टल एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा मैं, पेस्टल एनालिसिस को पूरा पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी का सब चीज लेकर काम किया। अभी मैं सिर्फ आपको पोर्ट का समझाया, 5 पोर्टर, अभी मैं पेस्टल भी सिखाऊंगा, उसमें भी रिलायंस ने पूरा ध्यान देकर किया काम। अगर आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चलो पेस्टल थोड़ा सा पढ़ा देंगे आज। तो पोर्ट पूरा हो गया, ये वाला 5 वाला में आ रहे हैं, ये चल जाए तभी तो। But our company has managed everything. बहुत बहुत ज्यादा दिमाग से और बहुत प्लानिंग के साथ काम किया है, इसीलिए मैं आज आपको उसका केस लो पढ़ा रहा हूँ। अगर प्लानिंग से ना किया होता तो इतना बड़ा कौन है जो हमारा ध्यान खींच ले अपनी ओर। जब कुछ अच्छा करोगे तो हमारा ध्यान आ जाएगा आपकी ओर, समझ रहे हैं। Yes sir. Yes. सर वो एक यूएस के एक मिनिस्टर ने भी एक स्पेक्ट्रम का घोटाला किया था ना, ए किंग बोल के, ए राजा बोल के, यूएस के प्रेसिडेंट मिनिस्टर। मिनिस्टर यूएस का है सर, अपना थोड़ी है वो। नहीं, गलती तो कुछ भी हो सकती है ना। देखो
सब कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बात बोलते रहा करो बार बार। Everything is for education purpose. एजुकेशन पर्पस। तो स्पेक्ट्रम किस चीज के बारे में था वो? स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ होगा भैया, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है क्योंकि वो प्रूव नहीं हुआ आज तक। सर एजुकेशन पर्पस के लिए हमें सिखा तो दो। नहीं, मुझे नॉलेज भी नहीं है ना किसने किया था क्या किया, तो उसके बारे में डिस्कस करके मैं कुछ नया नहीं दिखा पाऊंगा ना। हो गया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें सिखाऊं क्या? तो स्पेक्ट्रम है क्या मतलब? स्पेक्ट्रम जब हम कभी अपना रेंज जो होती है ना हमारी, वो रेंज क्या होगी, वाईफाई लगानी पड़ती है, टावर्स लगाने पड़ते हैं, तो लगाने की परमिशन को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, कि भाई इतनी जगह पर तू लगा पाएगा, इतनी जगह पर नहीं लगा पाएगा। तो पूरी स्टेट का स्पेक्ट्रम होता है कि भैया इस स्टेट में इतनी जगह है तो उसका तेरे को दे दिया, तो वहां पर टावर तू लगा पाएगा और इतने टावर पे जो रेंज बनेगी वो तू सबको बेचेगा और तुझे मिलेगा रेंट। तो जब मान लो एयरटेल का लग गया और रिलायंस बीएसएनएल की अगर कॉलिंग आएगी तो यूज तो उसका टावर होगा ना, तो जितने मिनट आप बात करोगे उतने पैसे मिलेंगे रिलायंस। पर सर ये इन सभी कंपनियों ने स्पेक्ट्रम तो फिर बीएसएनएल का यूज किया है और ये खुद आ गया है। नहीं, गवर्नमेंट बेचती है। बीएसएनएल के पास जो स्पेक्ट्रम था वो 3G वाला था, फिर 4G अलग से गवर्नमेंट ने बेचा, चाहे बीएसएनएल खरीद ले चाहे कोई और खरीद ले, उसकी बिडें लगी थी, जिसने बिड ज्यादा लगाई तो उसे मिला था। फिर ऐसे ही 5G का बेचा गया, उसके अंदर कुछ और टेक्निकल इशू, मतलब कुछ और टेक्निकल होते थे वर्ड्स कि भैया ये वाली यूज कर पाओगे, उसे 5G बोलते हैं। उसमें फाइबर ऑप्टिक भी यूज हो गई, बहुत तेज वाला था, और उसी में जो है चिड़ियाओं के लिए नुकसानदायक भी था, और भी चीजें थी, उसके लिए कुछ लगना भी था। तो वो सब गवर्नमेंट मैनेज किया है, कौन को देख रहा है, चिड़िया दिखनी बंद हो गई। तो चिड़िया तो वो 2.0 आई थी। हाँ, तो बस वो सच था, लेकिन चलो आपको अगर चाहिए तो भैया कुछ तो सहना पड़ेगा। तो अब चिड़िया, लेकिन क्या इन्होंने उन्होंने फिर मतलब उसको कोई करेक्शन किया उसका कि रेंज कम की या जो बर्ड्स है क्योंकि ना, बर्ड्स को नुकसान था ना? जो बर्ड्स आपको दिखनी बंद हो गई है वो मरी नहीं है, वो ऊंचाई Okay. होने लगी, अच्छा नीचे नहीं है। नीचे नहीं आ रही है वो, क्योंकि नीचे स्पेक्ट्रम है, तो वो रेंज की प्रॉब्लम है, उनको मर जाएंगी, नीचे आएंगी, तो वो ऊपर रहती है, रात होने पे नीचे आती है। लेकिन बर्ड्स हैं, कहीं नहीं गई। वो अब तो दिखती नहीं कोई। हाँ, नीचे बहुत कम रहती है ना, वो क्या करती है, या तो पहाड़ी इलाके में शिफ्ट हो गई है ज्यादातर, या ऊंचाई पे रहती हैं, वो स्पेक्ट्रम के आसपास नहीं आती है, उनको पास सेंस होता है वर्ड्स के पास, वो कर लेती हैं। ज्यादा वैज्ञानिक तो मैं भी नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतने बहुत गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं कर रही है। 5G आएगा तो उससे आपका ही फायदा है, ये करना पड़ेगा। ओके आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, अब पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट हो गया था, कॉम्पिटिटिव चल जाए भैया, ये तो पढ़ाने को मना कर रहा है आज। अगला हम आपको पढ़ाएंगे पेस्टल, आ गया, चल गया, चलिए। तो जियो डिस्ट्रप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। एग्रेसिव प्राइसिंग, जो जियो आया उसने एग्रेसिव प्राइसिंग रख ली। डिसरप्टिव मार्केट इक्विलिब्रियम, जो मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम चल रहा था ना, सब मिलजुल के कमा रहे थे, वो सब खत्म कर दिया उसने। फोर्स्ड कॉम्पिटिटर्स आ गया टू कट प्राइसेस एंड इंप्रूव सर्विस ऑफरिंग। अब उसने क्या करा, सबको फोर्स कर दिया कॉम्पिटिटर्स को कि भाई तुम भी प्राइस कट करो और अपनी सर्विस भी बढ़ाओ। कंसोलिडेशन ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया, वोडाफोन और आइडिया छोटी कंपनी थी, बेचारे जी नहीं पाए, दोनों ने अमलगमेशन कर दिया, अमलगमेशन करने के बाद भी नहीं जी पा रहे, वॉज टू रिस्पॉन्ड टू जियो अग्रेसिव एंट्री। इन्हीं का कारण था कि वोडाफोन और आइडिया अलग अलग काम नहीं कर पाए। और अगली बात बताता हूँ, वोडाफोन और आइडिया बिकेंगे, या तो जियो खरीदेगा या फिर एयरटेल खरीदेगा, और पहले से वोडाफोन आइडिया में 20% शेयर एयरटेल का है। ये बातें अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूं, जियो और 20% शेयर एयरटेल ने खरीद रखे हैं पहले से, मतलब 30% और खरीद के उसे एक्वायर कर। सुदीप जी बोलिए। सर वोडाफोन को शेयर रखना चाहिए ना निकाल देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। सभी लॉस में। सर जब ज्यादा का था मैंने तभी कहा था निकाल दो, अब जिसने निकाला ज्यादा लॉस लो। मैंने उस समय आप नहीं थे ना सर? सर 9 रुपए में खरीदा, 18 गया था, नहीं बेचा था। कितने रुपए में खरीदा? 9 रुपए में। बहुत सही रेट खरीदा। और क्या रेट चल रहा है? 6 रुपए। 6 रुपए 15-16 पैसे होंगे सर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब कंपनी इसको कोई टेक ओवर करेगी तो भी ये 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए पे टेक ओवर होगा, ठीक है। कंपनियां कोई बहुत पैसे नहीं देने वाली, कंपनी लॉस मेकिंग है, हर महीने इसके ग्राहक जा ही रहे हैं, और 5 साल रुक जाओ, सारे घर आके खत्म हो जाए, गंजा हो जाएगा ये।
आइडिया। अभी तो उसको अगर अभी किसी ने टेक ओवर करा तो कुछ पैसे मिल भी जाएंगे, 5 साल बाद तो टेक ओवर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके पास कोई बचेगा ही नहीं। फिर तो इसके टावर टूवर जो है बस वो बिक जाएंगे। वो एयरटेल पहले से 20% का शेयर होल्डर है, वो थोड़े बहुत पैसों में और खरीद लेगा, आपका शेयर 20-50 पैसे में जाएगा। तो इससे अच्छा तो 6 रुपये में जाने दो भैया। देखो कुछ भी हो सकता है, जब न्यूज आएगी ना मैं ऐसे टेक ओवर करने की सोच रहा, हो सकता है 6 से सीधा 10 हो जाए, जुआ है अब इसमें रहना। लेकिन मेरे हिसाब से बेच देना चाहिए, ये मेरा हिसाब है, बाकी मानना ना मानना आपका मन है। नहीं सर ठीक है सर। मेरे पास था, मैंने बेच दिया और मैंने रेट टू रेट बेच दिया था। मैंने लिया था 9 रुपए में और जैसे ये 15-12 रुपए लगा के 9 रुपए वापस आया, मैंने बेच दिया। 15 पे बेचा नहीं, बताओ 9 पे बेच दिया और 9 पे बेच के अच्छा करा। उसके बाद दोबारा 9 नहीं गए, अब 6 ही आ गया। हाँ सर मैं वेट कर रहा हूँ सर, एक बार आइए तो बेच लूँ। कितने शेयर है आपके पास? सर 10,000 शेयर है। 30,000 का तो नुकसान है। हाँ सर। किसी और में डाल दो, हो जाएंगे, इसमें तो होंगे ही नहीं। सर आपने कैश में लिया था? सर इंडस टावर ले लो। स्वान एनर्जी सर कौन सा बोला? इंडस टावर। स्वान एनर्जी का आ रहा है सर, स्वान एनर्जी अच्छा है क्या? स्वान एनर्जी मैंने कभी वो नहीं करी, मैंने ना एनालिसिस नहीं करा उसका। सर आपने कैश में लिया था वैसे? मैंने आइडिया कैश में लिया था, मैंने फ्यूचर में लिया था, 80,000 का लॉट था। फिर वो लॉस में आ गया, जब लॉस में आ गया तो मैंने बेचा नहीं, मैंने पैसे जमा करके उसे कैश में पकड़ लिया। फिर थोड़े दिनों बाद वो 15 रुपए चला गया, मैं तब भी नहीं बेचा। मेरा कैश के आइटम क्या बेचने, सोचा अच्छा उस टाइम पर क्या था, ये भी रूल, उस टाइम वो कंपनी चल गई थी तो 15 रुपए हो गए थे, मुझे लगा था तो 50 हो जाएगी। फिर उसके बाद जब उसके ग्राहक कम होने शुरू हुए, वो तो भैया 9 रुपये आ गया। मैंने कहा इसके ग्राहक खत्म होने शुरू हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। मैं अपना 9 रुपये पे ही निकल गया। मैं कहा लॉस अच्छा है, रेट निकल गया, बढ़िया निकल गया। ठीक बात। तो भैया मैं तो निकल गया था। फिर मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा तो बेकार है, जीरो हो जाएगी, मैं निकल गया। मुझे जब पता कंपनी में एनालिसिस करके कि कंपनी नेगेटिव है, चाहे मुझे कितना भी लॉस हो रहा, मैं आंख बंद करके एग्जिट मार देता हूँ। प्रॉफिट ही तो। आप सर उसको फिर रिवाइज नहीं करते, उसकी जो स्टडी जब पहले कर देते दोबारा रिवाइज नहीं करते? हाँ रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मुझे लगा था पहले आइडिया बढ़ेगा, मैंने 9 रुपए में खरीदा, वो 15 हो गया 2 महीने में, मैंने बेचा ही नहीं। और 80,000 शेयर थे मेरे पास, 80,000 शेयर थे, 9 रुपए की चीज 15 हो गई थी। मेरे को 5 लाख रुपए बच रहे थे 10 लाख लगा के, लेकिन मैंने बेचा ही नहीं। मैंने कहा भी तो और बढ़ेगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट बेकार आई, उसके रिजल्ट बेकार है, ग्राहक कम हो गए, वो टूट गया। एक दिन में 9 रुपए आ गया, जैसे ही 9 रुपए आया टूटने शुरू हो गया, मैं निकल गया। और फिर मैंने रिपोर्ट डाल दी, भैया हो गया, मैं भी तुम भी हो जाओ, करवा दे, इतने भी मेरे थ्रू लगे थे। जी सुदीप जी बोलिए। सर क्रिसिल का आज सुबह आ रहा था न्यूज में, क्या नाम था वो, सिंगी जी का जो चैनल है सर, जी बिजनेस, सब क्रिसिल लेना चाहिए सर। कौन सा आ रहा था? क्रिसिल क्रिसिल एक बहुत बड़ी रेटिंग कंपनी है, और रेटिंग कंपनियों के पास कुछ होता तो है। मान लो आप कल को एनालिस्ट बन जाओ तो क्या है आपके पास, एक पेन एक पेपर है ना। तो इनका क्या होता है कि इनकी ना बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे अपनी रेटिंग करवाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इनसे अपना एनालिसिस करवाती है, उस चीज के लिए पैसे मिलते हैं। अब भैया कब कंपनी एनालिसिस कराना बंद कर दे कुछ पता नहीं, और ये बहुत ज्यादा पीई रेशो पे मिल रहे हैं। तो मैं इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि पीई रेशो ज्यादा है, 200, 250, 300 के पीई पे मिल रहे हैं। एसेट इनके पास कुछ है नहीं। अगर इनसे कहा जाए भाई अपने सारे एसेट बेच दो, तो एसेट भी निकलेगी इनके पास कुछ भी। इनका ऑफिस भी किराए का होता है, तो मतलब हमारी कंपनियां होती हैं, इनमें नहीं लगाना चाहिए। तो फिर सर हम कागज पेन लेकर सर बहुत अच्छी बात बोली सर बहुत अच्छी बात बोली। ये अपने नहीं देखते, अपने सिर्फ देखते कि क्या मार्केट उम्र है, मैंने हम कंफर्मेशन बाइस वाले चक्कर में। हाँ क्रिसिल में क्या होगा, क्रिसिल मान लो बढ़ रही है, आप लोग खरीद लेते हो और भाई गिरती भी, उसका चार्ट देखो, 10-10, 20% एक दिन में गिर जाते हैं। कोई रूल ही नहीं है, कोई भैया कोई सिस्टम ही नहीं है, माँ बाप ही नहीं है। इसके अनाथ कंपनी बोलता हूँ मैं ऐसी कंपनियों को जिन पे कोई रूल चलता ही नहीं है। जो फंस गया, और जब भागना शुरू करते तो चल 50% भाग जाते हैं बिना किसी न्यूज के। अरे भाई हो क्या रहा है, कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़े, कुछ नहीं बढ़े, 50% ऐसी भाग गई। और भैया कंपनी के प्रॉफिट भी नहीं गिरे, फिर भी 50% गिर गई। ऑपरेटर के शेयर है, इनके भी चक्कर में मत पड़ो। क्रिसिल होते हुए देखे हैं, क्रिसिल हालांकि मैंने एक बार एनालिसिस किया था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं क्रिसिल क्यों ले रहे हैं लोग। 250 के पी मल्टीपल पे है, 250 पे तुम्हें भैया रिलायंस ना, ये तो क्रिसिल है। जी कविता सूर्यवंशी जी क्वेरी बोलिए। सर टाटा मोटर्स की कोई न्यूज आई है डीमर्जर बोल के, वो क्या है? टाटा मोटर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर 20-25 कंपनियां हैं, और वो
डीमर्ज करती रहेगी। अभी उसके अंदर से टाटा टेक्नोलॉजी निकला, अभी उसके अंदर से टीसीएस के शेयर भी टाटा मोटर के पास है पहले से बहुत सारे, है ना। और बहुत सारी कंपनियां, कम से कम 20-25 कंपनियां टाटा मोटर के पास, वो डीमर्ज होती रहेंगी। लेकिन टाटा मोटर में खरीदने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि उस पर ज्यादातर जो उसका जो काम है ना वो जगुआर के साथ है। जगुआर चाइना की कंपनी है, चाइना का कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, और इंडिया में उसका कोई काम है नहीं। तो जब हम चाइना की सेल का पता ही नहीं लगा सकते, एनालिसिस कर ही नहीं सकते, तो जब तक जगुआर का उसका जो जॉइंट वेंचर था वो बढ़िया चल रहा था तब तक वो भाग रही थी। अब उसका जगुआर अच्छा नहीं चल रहा तो वो गिरे जा रही है। तो टाटा मोटर में पैसा लगाने से अच्छा अगर आपको मोटर कंपनियों में पैसा लगाना है तो आयशर मोटर में लगा सकते हो, आप टीवीएस मोटर में लगा सकते हो, और आप 1-2 कंपनियां मैं और बताऊंगा, वो थी और बहुत सारी कंपनियां हैं जो पार्ट्स बनाती हैं। जेबीएम, सर अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड जेबीएम ऑटो में लगा सकते हो, छोटी कंपनी है, हाँ इनमें लगा सकते हो। ये 3 कंपनियों का मैंने एनालिसिस किया हुआ, अच्छा है, अच्छी है। तो फिर हम कागज पेन लेकर क्या करें, आगे कहाँ जाएंगे फिर? कागज पेन करके एनालिसिस करो। अब देखो मैं रोज रात को 2 घंटे बकवास करता हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हो ना, है ना। तो यही हमारे लिए भी शायद कोई नया स्कोप खुल जाएगा या खुलने वाला होगा। अगर देखिए मैं Yes, sir. अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट बना रहे हो, और आपकी रिपोर्ट से लोगों का फायदा हो रहा है तो आपको फीस देंगे। और अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है तो उसकी वैल्यू होती है। अगर आप एक जगह से 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो वो 1 लाख, आप तो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो लेकिन वैल्यू आपकी 1 करोड़ की है। अब आप सोचने लगो जी 1 करोड़ की वैल्यू कैसे होगी, मैं तो पूरे साल में भी 12 लाख कमा रहा हूँ। 1 करोड़ कमाने में मुझे 10 साल लग जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, पीई रेशो के हिसाब से चलता है काम। आपने 12 लाख कमाए पूरे साल में, यानी कि आपकी टोटल कंपनी ने 12 लाख कमाए और आपको 100 का पीई मिल जाए, तो 12 लाख पे 100 का पीई 12 करोड़ की कंपनी हो गई आपकी। और 100 का पीई कोई ज्यादा नहीं है। अगर 250 का पीई मिल गया आपको तो 30 करोड़ की कंपनी हो गई आपकी, सिर्फ 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले की। भाई आप लोगों को पढ़ा, बंदों को पढ़ा के या NISM-5 1 लाख रुपए महीना तो मैंने कमा लिए, ये तो सिर्फ 2 घंटे में कमा लिए। आपके पास तो 12 घंटे होते हैं। समझो, पैसा कमाना कोई बड़ा काम नहीं है अगर नॉलेज है तो। नॉलेज होनी चाहिए, प्लस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लस वो नॉलेज देना आना चाहिए। ये तीनों चीजें आप अपने आप ही नॉलेज दे सकता हूँ। देना आपको सीखना है, कॉन्फिडेंस आपको लेना है। मैं अपनी तरफ से इतनी नॉलेज दे रहा हूँ जो कोई और देगा ही नहीं। से होगी तो देगा ही, दे भी नहीं सकता। नॉलेज कहाँ हम पहले ले पाएंगे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप उसे याद रखें तो याद रखें। Yes, sir. मुझे देने वाला कोई नहीं मिला था, मैं तो आपको दे रहा हूँ, मुझे तो देने वाला कोई मिला नहीं, मैंने तो बटोरी है। ये सारी नॉलेज मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, आपको तो 5-10 हजार खर्च, मैंने करोड़ों खर्च किए हैं ये नॉलेज लेने के लिए। मतलब कोई बंदा मिल जाता था ना मेरे जैसा जो मुझे एक पॉइंट भी नया सिखा देता था, मैं कहता था सर फीस आपकी मर्जी की, क्वेश्चन मेरी मर्जी आप, और मैं उसको मुंह मंगी कीमत देता था। सिर्फ नॉलेज की कीमत नहीं होती कोई। मेरा मानना ये है, अगर आप में से कोई एक बंदा मिल गया जिसको नॉलेज किसी एक सब्जेक्ट की मेरे से ज्यादा है और मुझे उस सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, तो मैं उससे सामने लेके बैठ जाऊंगा, सर कितने पैसे देने हैं आपको बताओ, आपके 2 घंटे चाहिए। वो कहेगा भैया मैं 2 घंटे के 5 हजार लूंगा, सर ये 5 हजार आपके ट्रांसफर हो गए, अब मेरे सामने बैठ जाओ और अब मेरे क्वेश्चंस के जवाब देते रहो। मैं 2 घंटे में उसे पूरा निचोड़ लूंगा और सारी नॉलेज उसकी मेरे अंदर। ये तो आर्ट सर आपके पास है ना, सबके पास होती है। जैसे हमें तो हमारे पास तो अभी तो हमारा फील्ड डिसाइड ही कर रहे हैं, उस हिसाब से जा रहे हैं उसमें। आप तो RLC में मास्टर हो, सब हो जाएगी धीरे धीरे नॉलेज की। सर एक, जी सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, CDSL सर व्यू आपका। CDSL देखिए मैं बताता हूँ CDSL क्या काम करती है। CDSL काम करती है जब आप कोई शेयर लेते सर हो, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी, जब आप कोई शेयर लेते हो, जब आप कोई शेयर लेते हो तो उसका हिसाब रखती है, आपने ले लिया, अब उसकी इनकम कहाँ से आती है। जब आप उसी शेयर को प्लेज करते हो तो वो आपसे फीस लेती है, सर प्लेज का एक पैसे लेती है, वो 50 रुपए ले लेती है आपसे। जब आप उस शेयर को बेचते हो तो वो ट्रांसफर फी लेती है आपसे, वहां से उसकी इनकम हो जाती है। तो जो उसकी इनकम है ना, मोनोपोली इनकम तो है कि कंपलसरी आएगी, लेकिन लिमिटेड भी है। लिमिटेड मतलब एक तो बहुत कम होती है, वो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए होती है। दूसरा, जब जितने बंदे शेयर का ट्रेड करेंगे उतनी बंदों से आएगी, ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि अब इस चीज में उसके कॉम्पिटिटर भी आ गए। CDSL के अलावा NSDL भी आ गया, कैम्स भी आ गया। कैम्स जानते हो आप, बहुत बड़ी कंपनी है और हाँ सर, बहुत बड़ी कंपनी। इसके अलावा भी 4-5 आगे जिन्हें आप नहीं जानते। तो पहले CDSL और NSDL बस 2 ही होते थे,
तब तो वो कंपनी बढ़िया थी। लेकिन अब आ गया उसकी कॉम्पिटिटर, एक तो मार्जिन कम, क्या कमा रही है कंपनी 2 रुपए 5 रुपए, और उसके बदले कितना फंड लगा रही है, वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है 5 रुपए कमाने के लिए। तो जब तक वो मोनोपोली की कंपनी थी कि भैया कमाऊंगी ही मैं, तब तक तो ठीक था। अब 5 कंपनियां और आ गई, कल को 25 और भी तो आ सकती हैं। तो बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, कैम्स, इन सब कंपनियों में मैं पैसा लगाने की राय नहीं दे रहा हूं। क्यों? जब तक इनमें प्रॉफिट था वो टाइम चला गया, तब तक इनकी मोनोपोली थी। जब से इनकी मोनोपोली टूटी है ना, अब इनका मार्केट शेयर कम ही होगा, एशियन पेंट वाला हाल हो जाएगा। सर पर अभी तो अभी तो रॉकेट की तरह भाग रहे सर। हम भाग गए ना, अब तो महंगे पे थोड़ी खरीदेंगे, अब तो लाइफ नहीं टाइम नहीं खरीदेंगे नहीं सर, है हाँ। सर है, प्रॉफिट बुक करूँ ना होल्ड करूँ सर। ये 1053 का लो बनाया था सीडीएसएल ने, उसके बाद अभी वो 19 रुपए के आसपास चल रहा है। मेरा 1500 रुपए में लिया हुआ था सर। अब कितने का है? सर अभी 1800 कितने रुपए का आज था। हाँ, तो अब मेरा कहना ये है, जब जब इनका पी कम हो जाए, जब जब आपको 1000 रुपए के आसपास मिले तो उठा लो, जब जब आपको 1500, 1700, 1800 मिले तो बेच दो। एक रेंज बनाकर काम कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने को मैं मना करूंगा। ट्रेडिंग कर सकते हो, 1000 मिला ले लिया, 1500 मिला बेच दिया, लेकिन आप सोचो कि मैंने 1000 लिया, 1500 जाए 1700 में बेचूंगा ही नहीं, मैं मना करूंगा। जिस दिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि चलो 2 कंपनियां और आ रही है मार्केट में, उसी दिन 30% टूट जाएंगे। वो दिन कब आ जाए किसी को नहीं पता। तो आपने नहीं करना। आईईएक्स का भी तो यही हाल हुआ। पहले गवर्नमेंट ने कहा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भाई बिजली बेचने का काम तेरे अलावा कोई करेगा ही नहीं, लेकिन अब सोलर बेच रहे हैं ना सब। भाई सोलर हम घर पे लगा रहे हैं तो बिजली तो बेच रहे एक तरह की, ये आईएक्स के थ्रू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। डायरेक्ट यूपीपीसीएल, पीवीवीएनएल, छोटी छोटी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। बेचारा आईएक्स बनाया ही क्यों था फिर? उसकी मोनोपोली थी कि भैया एनर्जी अगर बिकेगी इंडिया में तेरे थ्रू बिकेगी, खत्म कर दी सारी। तभी तो आईएक्स टूट के 300 से 180 आ गया। मेरे को लग रहा है 100 रुपए बेचारे की प्रॉफिट बुक किया था लंबा, प्रॉफिट भी तो खत्म हो गया उसका, जब उसके पास उसके थ्रू जा ही नहीं रही एनर्जी डायरेक्ट बिके। सर मैंने प्रॉफिट बुक निकल गया था मैंने। ठीक करा, बस निकल गए, दोबारा मत घुसना। ये जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां है ना, जिनकी मोनोपोली गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, वो कंज्यूमर के लिए तो फायदा है, वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन कंपनियों के लिए नुकसानदायक है। तो जितनी भी कंपनियां, ये बीएससी, एनएससी, एनएसडीएल, बीपी और वो क्या कहते हैं आपका सीडीएसएल, कैम्स, इन सब कंपनियों में राय नहीं देता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरीके की है कि भैया बस कंज्यूमर का फायदा हो जाए, और जब कंज्यूमर का फायदा होगा तो कंपनियों को नुकसान होगा। इसलिए मैं इन कंपनियों में अब लॉन्ग टर्म में रहने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है ना? तुक्का एक अलग चीज है कि चलो लॉन्ग टर्म में बात करते हैं ना, तो भैया आपकी पूरी जिंदगी की ऐसे रिस्की कंपनियों में नहीं लगवाएंगे, है ना? बढ़िया। आईओसीएल वो कैसी है कंपनी है? आईओसी ना, यही वाला ऑयल वाली ना। आईओसीएलपी है सर, इंडियन वो इंडियन ऑयल केमिकल कंपनी है। आईओसी कहा आपने? आईओसीएल वो कंपनी है, केमिकल कंपनी है सर। मैंने उसको कभी देखा नहीं, वो फ्यूचर की नहीं होगी ना, मैं वैसे फ्यूचर वाली देखता हूँ। कैश की कंपनी है सर वो आईओसीएल, मैंने केमिकल की है, 83 रुपए के आसपास है। स्प्लिट हो गई थी सर, स्प्लिट हुई थी सर। देखो, जिस कंपनी पे आपने कभी पढ़ा नहीं, कोई एनालिसिस नहीं करा, तो उस कंपनी के बारे में राय कभी मत देना, क्योंकि सामने वाला बंदा आप पे विश्वास करके आपकी राय ले रहा है। आप गलत सलत राय कभी मत देना, जो पता है उतना बताओ, नहीं पता तो साफ बोलो भैया मुझे नहीं पता, इसमें कोई बेइज्जती थोड़ी हो जाती है। मैं देखो 2 लाख तो मैं रीड नहीं कर सकता ना, मैंने रूल बनाया हुआ है, मैं सिर्फ एफ&ओ की कंपनियों का ही एनालिसिस करता हूँ। तो वो एफ&ओ की आप मेरे से पूछो, बता दूंगा। और बहुत सारी तो एफ&ओ की भी ऐसी जो मैं नहीं कर पाया। एफ&ओ की भी बहुत सारी कंपनियां जिनका एनालिसिस मैंने नहीं किया। चलिए जी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं बस। पेस्टल एनालिसिस, इसमें 5 है। पी का मतलब है पॉलिटिकल। सर गवर्नमेंट पॉलिसी चेक करोगे आप, आपकी कंपनी के हिसाब से फेवरेबल है कि नहीं। टैक्सेशन चेक करोगे और रेगुलेशंस चेक करोगे। इकोनॉमिक, ई का मतलब है इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन कैसी है कंपनी की, इंटरेस्ट रेट कैसे हैं और इकोनॉमिक साइकिल कैसी है। मान लीजिए आपकी एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनियों पे इन्फ्लेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब जरा समझ कर चलिए, आपकी एफएमसीजी कंपनी मतलब सर आप नेस्ले कंपनी हो। नेस्ले कंपनी क्या बेचती है? सर मैगी बेचती है। अब मुझे बताइए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो बताइए जरा वो मैगी कंपनी के लिए मतलब नेस्ले कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
से नेगेटिव सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है सर। कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वो नेस्ले कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव है सर। नेगेटिव। और कोई? नेगेटिव है। चलिए रीजन बताइए। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए पावर कम हो जाएगी। और कोई? और कोई लॉजिक बताएगा? सर परचेसिंग को से कम जाएंगे सर ना, उसके सब्सिट्यूट खोजेंगे लोग। हाँ नहीं, इसको ऐसे समझिए, अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। कंपनी की मैगी है, या रुपए की चीजें 10 में बिकेगी। अगर मैगी का रेट 15 रुपए है मार्केट में तो 15 की बिकेगी ना। फूड इन्फ्लेशन बढ़ती 17 की थोड़ी कर देगी एकदम से, पास ऑन नहीं हो पाती, लेकिन उसका आटा महंगा हो गया तो कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो पास ऑन एकदम से तो कर नहीं पाएगी, उसके मार्जिन्स कम हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ना एफएमसीजी कंपनियों के लिए नुकसानदायक रहता है। जब भी इन्फ्लेशन का डेटा आता है, अगर उस दिन लिखा आता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई तो फिर भैया एफएमसीजी कंपनियां गिरती हैं, और अगर लिखा आता है इन्फ्लेशन घट गई तो एफएमसीजी कंपनियां बढ़ती हैं। जब भी न्यूज आती है कि इस बार बारिश सही होएगी तो एफएमसीजी कंपनियां भागती हैं, क्योंकि अगर बारिश सही होएगी तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। और अगर किसी बार लिखा रहता है इस बार बारिश की अनुमान कम है तो फिर एफएमसीजी कंपनियां गिर जाती हैं, क्योंकि अगर बारिश अनुमान कम है तो लोगों को पानी देना पड़ेगा, पानी देने के पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने से इनका जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा। यानी कि एफएमसीजी कंपनियां बारिश के अनुमान से भी काम करती हैं और इन्फ्लेशन के डेटा पे भी काम करते हैं। जब जब इन्फ्लेशन बढ़ने की बात होगी उनके लिए नेगेटिव है, जब जब इन्फ्लेशन घटने की बात होगी उनके लिए पॉजिटिव है। तो इन्फ्लेशन डेटा से भी कंपनियों पर असर पड़ता है। अगला है सोशल डेमोग्राफिक्स कैसी है। अब जैसे अगर आप जापान की बात करें तो वहां पर ज्यादातर लोग क्या हैं, जापान में ज्यादातर लोग जवान हैं। जापान की जो डेमोग्राफिक का अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 70 to 80% लोग वहां जवान हैं, 20% बूढ़े हैं और 10 से 15% बच्चे हैं। 70% वहां की डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जवान है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर 50% जवान है, 25% बच्चे हैं और 25% बूढ़े हैं। तो जहाँ की डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जैसा हो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मतलब जापान में आप कभी भी स्टिक्स नहीं देखोगे, ज्यादा स्टिक्स नहीं बिकती वहां पे जापान में, क्योंकि वहां पर तो बूढ़े बहुत कम है और जो बूढ़े हैं वो भी तंदुरुस्त है। तो जापान में डंडे, वो जो स्टिक्स जो बूढ़े लेकर चलते हैं वो नहीं, व्हील चेयर बहुत कम बिकती है वहां पे, है ना, स्टिक्स बहुत कम बिकती है। लेकिन इंडिया और चाइना में बहुत ज्यादा बिकती है, क्योंकि यहाँ पर बूढ़ों की परसेंट है 25% है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकती है। तो जापान जैसे देश में कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो व्हील चेयर बनाए, ऐसी कंपनियां कम ही होंगी। वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वहां खपत इतनी कम है, बस बाहर से इंपोर्ट करके ही काम हो जाता है। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी चेक कर लेना आपकी कंपनी के लिए फेवरेबल है या नहीं है। अगला है टेक्नोलॉजिकल। सर आपकी इनोवेशन वगैरह चेक कर लेना, कोई नई इनोवेशन आ गई तो आपका पुराना खराब हो जाएगा। एनवायरमेंटल, सर कोई कंपनी में ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि धुआं ज्यादा निकलता है आपकी चीज में, अगर धुआं निकलता है तो उसका पहले देख लेना एनवायरमेंटल आपको जो रूल है वो टैली हो रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट आपको परमिशन दे देगी कि नहीं। और एल से होता है लीगल, आपके प्रॉपर्टी लाइट लीगल फ्रेमवर्क कंप्लायंस वगैरह सब पूरे होने चाहिए। तो पेस्टल में क्या क्या आ गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। तो चलिए याद करते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, लीगल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल